All right. So welcome you all once again. आईसी गुप्ता कौन And समझ लड़ाई लड़ रहा है। please mute everyone. So once again, guys, welcome to the session, and let's start our session. And today we'll have a very good discussion again. And I will ask something very interesting question. I will just discuss. Sorry, हिंदी सेशन है ना? तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो हम आपस में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा नेटवर्किंग की दुनिया में छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको आपको पता होना चाहिए एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। सो कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश की थी, राइट? और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, राइट? तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की हम पढ़ाई अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो कल बेसिकली हमारा मेन फोकस था कि व्हाट इज माय रिब एंड फिब, हाउ माय राउटिंग प्रोटोकॉल इज गोइंग टू वर्क, व्हाट इज माय राउटेड प्रोटोकॉल इज लाइक लुक लाइक। सो ये सारी चीजें समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है? आई थिंक कल बड़ा डिस्कशन हुआ था एंड वी डिड लॉट ऑफ थिंग डिस्कशन। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता देना। आई जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑन दैट। कोई भी अगर समस्या आ रहा होगा कि भाई हमने क्लास कर लिया और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, सो आई डोंट हैव एनी इशू। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे दूंगा करने के लिए बात कि भाई कैसे इस पे क्या होता है। बट व्हाट इज एजेंडा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, लाइक कि हमारा एक ट्रेडिशनल वैन आर्किटेक्चर, ये क्या होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसके हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेज प्लस इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि हमारा SD1 कैसे इसको ओवरकम करता है। दिस द फर्स्ट थिंग वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, जो हम बात करते हैं, जो वैन, जो हमारा लेगेसी वैन है, सो बेसिक जो वैन टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका ट्रांसपोर्ट क्या यूज होता है, राइट? किस तरह का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दैट द सेकेंड थिंग। इसके अलावा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय अंडरले वर्सेस ओवरले, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास कंट्रोल प्लेन होता है, हमारे पास डेटा प्लेन होता है एंड हमारे पास मैनेजमेंट प्लेन होते हैं। ये प्लेन्स का बेसिक मतलब कैसे होता है, कैसे काम होते हैं। और चौथा हमारे होता है कि हमारे पास MPLS लीज लाइन होती है, प्लस हमारे पास इंटरनेट सर्किट होती है। तो इंटरनेट सर्किट पे हम IP से क्यों बनाते हैं, फिर GRE क्यों बनाते हैं, और तीसरा GRE ओवर IP से क्यों बनाते हैं। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टिल इट्स अ फंडामेंटल जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। और फिर राउटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने कल डिस्कस किया था OMP के बारे में, नेट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं टॉपिक ऐड करता हूँ कि नेट की क्या जरूरत होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है नेट की हमें, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की क्या जरूरत होती है। ठीक है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हमें ट्रेडिशनल वैन आर्किटेक्चर, इसके एडवांटेज क्या थे, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ताकि हम SD WAN पे जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या एडवांटेज था। कोई बता सकता है कि ट्रेडिशनल वैन का क्या एडवांटेज है जो अभी भी MPLS यूज कर सकते हैं? कोई बता सकता है कि क्या उसका एडवांटेज है हमारे पास अभी भी? अगर मैं वैन यूज करता हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? एक एडवांटेज कोई बता सकता है मुझे कि हम MPLS यूज करते हैं या कोई भी वैन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसका क्या एक एडवांटेज है? Advantage, हम्म। we can configure the L2 VPN and L3 VPNs. We can configure the virtual routing forwarding table for multiple user, multiple user for same links. ओके। Okay, हम्म। and we can configure the QoS. Okay, for by MPLS links. ओके। Okay, हम्म। and but disadvantage is it is high cost. Okay, फास्ट। and ओके। and and an ISP provider can send their links to multiple users by the same links. ओके, गुड। ऑलराइट।
So guys, as Sabir Rahman mentioned that, right, कि जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वैन का, ठीक है, so we have lot of advantage and बहुत सारे disadvantages भी हैं इसके. So advantages ये हैं कि जब भी आप कोई भी वैन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल जब बात करते हैं तो उसमें फायदा ये होता है कि अगर जनरली हम एमपीएलएस लिंक की बात करते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको एक डेडिकेटेड सर्किट मिल जाएगा, जो अभी भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि एसडीओ में नहीं मिलेगा. So you are going to build your own data center. You can connect your like site in the full mass topology, hub and spoke to, जो अभी भी कर सकते हो. So basically जो पहले की जमाने में चीजें होती थी या अभी भी हो रही हैं, वो सारा अभी भी हो सकता है. बट दैट वाज अ दैट टाइम एडवांटेज कि उस समय कुछ हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं था. मतलब एक इस तरीके से समझ सकते हो कि एक कार बनी, उसके अंदर 10 फीचर हैं, राइट. लेकिन एक और कार बनी जो पुराने फीचर को तो कैरी करता ही करता है, बट साथ में कुछ और नए फीचर ऐड कर दिया है. तो दैट मीन्स जो आपके पुराने जमाने में जो चीजें चलती तो चला ही सकते हो, बट हो सकता है साथ में आपको बढ़िया सा कुछ और दो चार फीचर ऐड कर दिया हो, सीट एयर बैग वगैरह ऐड कर दिया हो, अच्छा अच्छा आपका म्यूजिक सिस्टम ऐड कर दिया हो. तो दैट इज गोइंग टू ऐड एडिशनल, ताकि आपको नया चीजें वहां पे देखने को मिले, नई एक्सपीरियंस आपको लग्जरी का फील करने का मिले. सेम चीज ट्रेडिशनल वैन की जब बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो उस वैन में हमारा क्या होता था, सबसे पहली जो चीजें होती थी, जो इसका डिजाइन होता था, बेसिकली ये, या तो आप फुल मैस में आपको आप पूरी टोपोलॉजी को बना सकते हो, या फिर हब एंड स्पोक में अभी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो. आप इसमें क्या कर सकते थे कि आप अपनी जो डेटा सेंटर नेटवर्क है, डीसी नेटवर्क, डीसी डीआर कॉन्सेप्ट होता है, उसी को इंटीग्रेट करते थे. तो आपका पूरा एप्लीकेशंस जो भी होता था आपके अपने डेटा सेंटर में होता था, ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको, आप उसको पूरा कम्युनिकेट करा सको अपने डिवाइसेस के साथ. एंड वो सिक्योर होता था, मतलब कभी भी आपका एप्लीकेशन आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जाता था. अगर सपोज पूरा एमपीएलएस नेटवर्क है तो पूरा प्राइवेटली वो पूरा हम एक्सेस करते थे. बट अगर इंटरनेट बेस होता था तो फिर हम आईपीसेक यूज करते थे, जो भी हम बात करेंगे, या जीआरई ओवर आईपीसेक यूज करते थे. तो ये सारी चीजें होती थी, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी बिलोंग टू योर कंपनी. अब प्रॉब्लम कहाँ आने लगी? प्रॉब्लम आने लगी कि जब से क्लाउड की दुनिया आई ना, तो क्या हुआ कि क्लाउड की दुनिया आते ही ना, कि आपके जो डेटा सेंटर के एप्लीकेशन थे वो आपको होस्ट करना कॉस्टली होने लगा. सो आपने क्या किया कि उनको स्टार्ट किया एज्योर में, एडब्ल्यूएस में होस्ट करना, जीसीपी में होस्ट करना. तो जैसे ही आपने इनको होस्ट करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि आपको जो कनेक्टिविटी है, अब आपके ब्रांच है, पहले उसको ये पता था कि इस ब्रांच की रिचेबिलिटी मुझे अपने डीसी तक ले जानी है, या उसको डीआर तक ले जानी है. बट नाउ यू हैव टू एक्सटेंड योर एक्टिविटी, दिस ब्रांच कनेक्टिविटी टू क्लाउड्स. अगर एज्योर है तो एज्योर के पास, एडब्ल्यूएस है तो एज्योर एडब्ल्यूएस के पास, आपका जीसीपी है जीसीपी के पास. सो अलग अलग क्लाउड से अलग अलग ले जाना पड़ेगा आपको. तो इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि बेसिकली आपको मल्टी लिंक आपको आईएसपी से लेना पड़ेगा, क्योंकि या फिर आपको इंटरनेट के ऊपर आपकी मल्टीपल कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी. सो इट्स गोइंग टू ऐड मोर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क. और ये से नेटवर्क जो होते हैं ना, जहाँ पे इस तरीके का डिजाइन होता है, दैट्स नॉट मोर स्केलेबल. सो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आने लगी. तो इसी को दूर करने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन, दैट इज एसडी वैन इज गोइंग टू कम इन पिक्चर, जो भी हम बात करेंगे आगे चलकर. तो एक तो समस्या ये होने लगा कि ट्रेडिशनल वैन के आर्किटेक्चर में, व्हेन वी हैव द मल्टी होम सिनारियो, जहां पे हम मल्टीपल डेटा सेंटर को आपस में कनेक्ट करना है, वहां पे मल्टीपल आईएसपी की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल आपको कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी. तो दिस इज गोइंग टू ऐड कॉम्प्लेक्सिटी इन योर नेटवर्क, और उसकी वजह से आपका नेटवर्क अनस्केलेबल हो जाता है. सो दिस इज वन प्रॉब्लम. अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि आपका ये कॉस्ट जो होता है एमपीएलएस का वेरी हाई होता है, तो यहाँ भी आपको पैसे बचाने हैं. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम, कॉस्ट इज वेरी प्रॉब्लम. इसकी वजह से क्या होता था कि जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल लो, कि अगर मेरी कंपनी है और मैं ट्रेडिशनल वैन यूज कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज का ट्रैफिक आपका एक डेटा सेंटर में जाना है, और वहां से फिर उसको बाहर जाना है. जैसे सपोज करो कि आप दिल्ली में बैठे हो, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. मेरा पेज पूरा फुल हो गया. सो लेट मी ड्रॉ वन ऑफ द डायग्राम, सो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने दिल्ली में बैठा हूँ यहाँ पे, और मेरा ब्रांच यहाँ पे दिल्ली ब्रांच है. अब मेरा ना यहाँ पे एक AWS का सर्वर रखा हुआ है, या गूगल का सर्वर रखा हुआ है, दिल्ली में ही रखा हुआ है, ठीक है. बट क्या है कि ये मेरा ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में, लेकिन मेरा डेटा सेंटर ना मुंबई है. दिस इज माई डेटा सेंटर मुंबई, राइट. इसको, सॉरी, गड़बड़ हो गया. लेट मी राइट हियर. सो दिस इज योर मुंबई, राइट. दिस इज योर डेटा सेंटर, डीसी या डीआर दोनों मान लो आप, यहाँ पे रखा हुआ है. ये बीच में हमारे पास
इंटरनेट है या एमपीएलएस है, ठीक है, इंटरनेट या एमपीएलएस अगर जो भी है। अब यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टिविटी आपका ब्रांच कनेक्टेड है। अब आपका जो AWS की कनेक्टिविटी है, सपोज करो कि इसका जो सेंट्रल ब्रेकआउट है, मतलब इसको इंटरनेट पर जाना है, तो आपका यहाँ पे आपने क्लाउड ISP इंटरनेट ले रखा है, जो आपका यहाँ से फारवल से होकर इस लोकेशन से यहाँ आना है। तो बेसिकली AWS दिल्ली में ही रखा हुआ है, मतलब दिल्ली से किसी डेटा सेंटर में रखा हुआ, बट इसकी रिचेबिलिटी इंटरनेट के थ्रू है। तो पहले आपको, यहाँ का एक यूजर है, उसको AWS का कोई सर्विसेज एक्सेस करना है, तो पहले यहाँ से पहले मुंबई गया DC में, DC से फिर ये इंटरनेट के सर्किट पे बाहर आया, फिर वहां से AWS एक्सेस किया। तो देखो पाथ कितना लंबा हो गया, जबकि यहाँ से ये इसका डिस्टेंस हो सकता है कि मात्र 1 किलोमीटर हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, दिल्ली ब्रांच का और AWS का ऑफिस बराबर ही हो, बट ये अननेसरी का 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू एड latency. So it is going to increase the latency because your traffic must be black. It is going to backhauling through the DC. Especially अगर आपका कोई क्लाउड ऐप है या कोई क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, O365 है, Salesforce है, कोई और भी क्लाउड एप्लीकेशन है, तो उस केस में क्या होता है, आपका सेंट्रल ब्रेकआउट होता है, जहां से आप फायरवॉल के थ्रू ट्रैफिक को बाहर निकालते हो, फिर वो घूमकर आपका उसी लोकेशन पे आता है जहां यूजर बैठा हुआ है। सो दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन। सो ये सारी प्रॉब्लम आपका बेसिकली गोइंग टू बी हैपन इन द लेगेसी वैन सॉल्यूशंस। सो इनको भी हमें दूर करना है। स्लो, अगर कोई आपको ब्रांच पे, अगर आपको कोई नया राउटर डिप्लॉय करना है, जैसे कोई आपको नया राउटर लगाना है, कोई नया ब्रांच अगर बना, लेट सपोज कि आपको यहाँ पे एक ब्रांच बनाना है कोलकाता में, तो आपको यहाँ पे राउटर डिलीवरी करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, उसको बिल्डिंग करना, वो भी एक आपके लिए चैलेंज है। सो आपको प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द ब्रांच इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन। आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द आपके उस पे कंट्रोल करना है, पॉलिसी लगाना है, या फिर आपको नैट करना है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू वेरी स्लो, क्योंकि वो आपको सब कुछ मैनुअल करना पड़ेगा। सो दैट्स अनदर चैलेंज फॉर यू। अनदर थिंग्स, कि कोई भी आपकी यूजर कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू एनी काइंड ऑफ द मीडिया, इसका एप्लीकेशन का जो विजिबिलिटी होता है ना, वो आपके वैन में नहीं मिलता है। जो भी वैन होता है, देर इज नो एप्लीकेशन विजिबिलिटी। अगर आपको करना भी है तो यू हैव टू बाय थर्ड पार्टी टूल्स। अब थर्ड पार्टी टूल्स बाय करोगे तो आपको पैसा, मतलब आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो सोचो कि अगर इस तरीके का हमारा डिप्लॉयमेंट है, तो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट हमारा पहले जाता है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली लौट के आता है, तो ये अननेसरी का प्रॉब्लम है। प्लस आपका एमपीएलएस का कॉस्ट भी यहाँ लग गया, क्योंकि देखो आपको पहले एमपीएलएस सर्किट्स आप यहाँ से यहाँ गए, फिर आपका इंटरनेट ब्रेकआउट यहाँ है, फिर यहाँ आए, तो इट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन। प्लस आपका जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, क्या उस पे यूजर का रिस्पॉन्स है, क्या उसका स्लोनेस है, कितना उसका बैंडविड्थ यूज हो रहा है, कोई भी एप्लीकेशन की विजिबिलिटी भी नहीं होती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, लिमिटेशंस ऑफ द लेगेसी वैन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पहला कि ट्रेडिशनल वैन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम इसी की बात करते हैं फर्दर की, अगर बेसिक जो वैन टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं, what all transport we are going to use? Anyone know what is transport? If I'm going to use, what is transport? किसने सुना है ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हाँ सर, Come on. जिसकी थ्रू ट्रैफिक जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंटरनेट लेयर। सो हाँ, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू अंकित। या मान लो आपका इंटरनेट के थ्रू, इंट्रानेट के थ्रू, वीपीएन के थ्रू, जीआरई के थ्रू, आईपीसेक के थ्रू, किसी के भी थ्रू ट्रैफिक जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा ठीक है, मैं लिख और दे रहा सर, एक छोटी सी चीज, अभी आपने वो बताया था ना कि एमपीएलएस का एडवांटेज क्या होता है, बस ये डेडिकेटेड सर्किट है या कुछ और भी है? हूँ। डेडिकेटेड लीज लाइन, डेडिकेटेड सर्किट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ना, कि आपको प्राइवेट लाइन मिल जाता है जिसपे आपको प्राइवेटली ट्रैफिक भेजना होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द एमपीएलएस। और भी चीजें आप कर सकते हो, लेवल पे स्विचिंग कर सकते हो आप। आपका आईएसपी के थ्रू आप पैकेट भेज सकते हो वन ब्रांच से, उनको वीआरएफ क्रिएट कर सकते हो, आप आरडीआरटी से राउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी सेम, कि आपकी प्राइवेट लीज लाइन है, एक प्राइवेट हाईवे है, दैट्स द एमपीएलएस। ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि अगर मैं सिंपल से बात करूं कि ट्रांसपोर्ट क्या है, तो क्या इसका वन लाइन आंसर होगा? किसी के पास है कोई जवाब? इन सिंगल। Yes, transport means here refers to the transport layer where TCP and UDP are working on this layer. Okay, so you're saying the transport layer 4, right? Yes, and TCP and UDP are working for this for data traffic. ठीक है। So this is as per the Sabir Rahman. Guys, please mute. कुछ background news भी आ रही है, noise भी आ रही है. So transport is basically
is going to be used on the layer 4, and that is going to be transport the packet from one location to another location. That's correct. It's not a wrong answer. But if I want to talk about the transport in the WAN technology, we are talking about the WAN, basic WAN technology transport. So इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सामान को एक जगह से उठाना, दूसरी जगह से पहुंचाना, ठीक है। तो जैसे आपका एक घर है, सपोज करो कि अभी आपकी जॉब, चलो हम इंडिया में सब लोग हैं, न्यू दिल्ली में है, मुंबई शिफ्ट होना है, ठीक है, सेम एग्जांपल। तो मेरा घर का सामान, अब मैं तो ट्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, या फ्लाइट से चला जाऊंगा, या बस से चला जाऊंगा, या कार से चला जाऊंगा, बट मेरा जो सामान है उसको भी तो मुझे भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए पैकेट मूवर जो यूज करेंगे, ट्रक यूज करेंगे, जो भी मेथड यूज करेंगे, दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट माई ऑल हाउस होल्ड्स टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो हो सकता है उनके लिए ट्रक यूज करें। ट्रक इज गोइंग टू बी लुक लाइक एज ए ट्रांसपोर्ट, जो मेरे एक सामान को मेरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। सिमिलरली इन वैन टेक्नोलॉजी, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं कभी भी, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी आपके आईएसपीज होते हैं, आईएसपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर द ट्रांसपोर्ट। सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जैसे क्या क्या हमारे पास वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंडिया में है तो एयरटेल हो गया हमारे पास, राइट, आपके पास वोडाफोन आइडिया हो गया, सो ये मैं शॉर्ट में लेता हूँ। फिर आपका जियो हो सकता है, अगर आप ग्लोबल हो तो इतिसलात हो सकता है, राइट, आप AT&T हो सकता है, बेल कनाडा हो सकता है, ब्रिटिश टेलीकॉम हो सकता है, देयर लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब। सो ये आईएसपी जो होते हैं बेसिकली एज ए ट्रांसपोर्ट वेंडर की तरह काम करते हैं। अभी वेंडर जो होते हैं, जैसे आपका पैकेट मूवर हुआ, पैकेज मूवर करने वाला जो कंपनी हुआ, वो वेंडर की तरह काम हो गया। लेकिन जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बोलते हैं। जैसे क्या हो सकता है वो, जैसे एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आपका एमपीएलएस नेटवर्क हो सकता है जिसके थ्रू आपका पैकेट बहुत फास्ट सिक्योरली जाए। ट्रक हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, जैसे हो गया ना, जिससे पैकेट मूवर किस देर से पैकेट पहुंचा सकती है आपकी, ट्रक से पहुंचाएगी तो स्लो जाएगा, फ्लाइट से पहुंचाएगी तो फास्ट जाएगा, ट्रेन से पहुंचाएगी तो अलग तरीके से जाएगा उसका टाइमिंग, और उसमें आपका पैसा ज्यादा कम लगता रहेगा उस हिसाब से। फिर क्या हो सकता है आपका, ब्रॉडबैंड हो सकता है जो आपके घर में लगा हुआ होता है, ब्रॉडबैंड लाइंस होती हैं। तीसरा क्या हो सकता है, जैसे आपका 4G 5G सर्किट होती हैं, तो LTE नेटवर्क बोलते हैं। प्लीज म्यूट गाइस, आई रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। तो ये आपका बेसिकली नेटवर्क होता है, ब्रॉडबैंड हो गया। या फिर चौथा आपका, फिर आपका इंटरनेट सर्किट्स भी होती हैं जो भी इन्हीं की कैटेगरी में आती हैं, ब्रॉडबैंड आप 4G LTE की कैटेगरी में आती हैं। सो बेसिकली दे आर द ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू आपको हम किसी भी पैकेट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हम उसको पहुंचाते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको। अगर मैं ट्रेडिशनल वैन की बात करता हूं तो उसमें हमें ये समझ में आया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, कि प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटा सा, अगर मुझे कोई ब्रांच को डिप्लॉय करना है तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर मुझे कोई एक एप्लीकेशन को रीच आउट करना है तो मुझे पहले अपने ट्रैफिक को बैकहोल डेटा सेंटर भेजना पड़ेगा, फिर वहां से वो घूम कर आएगा किस दूसरे लोकेशन पे, तो वो लेटेंसी ऐड करेगा। तीसरा, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, प्लस हमारे पास ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है वो ये सारे अवेलेबल हैं। यही ट्रांसपोर्ट आपको एसडी वैन में भी देखने को मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगे। सो दीज आर द ट्रांसपोर्ट। नाउ अब हमें बात करना है कि अंडरले वर्सेस ओवरले का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझना है कि भाई कई जगह आप जाओगे तो देयर इज अंडरले कॉन्सेप्ट, देयर इज ओवरले कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अंडरले वर्सेस ओवरले? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अंडरले वर्सेस ओवरले? Hi, Abhishek. फिजिक्स का Wait. Yeah, just Ayan, you go ahead first. Yes. So in underlay, we will work on point-to-point reachability, and in overlay, we are working on the tunnels. Okay. I am telling, I'll tell. Okay, underlay, that is, you can say network infrastructure like cable, routers, and switches, Mm-hmm. and it is it has responsible for basic packet forwarding, Okay. and an overlay, you can say that virtual Mm-hmm. layer, that is VPN tunnel, software defined networks, SD-LANs, software defined local layer networks. Mm-hmm. That is the some specific applications, we can say the overlay. Right. Any other version, guys? Anyone else want to add? Thanks. Yeah, क्या अंडरले वी कैन कंसीडर
in that way, okay, for example, we consider BGP, okay, so we have a 3 router, router 1, router 2, router 3, और router 1 से router 3 के physical interface क्या चीज हम पिंग कर रहे हैं, that consider as underlay, okay. इसी में अगर हम loop back IP create कर लेते हैं router 1 पे और router 3 पे और उनके बीच में IBGP फॉर्म करते हैं, तो we consider as a over, मतलब in simple term to understand. Okay, that's good. What else? ये लेमन टर्म्स में सर ये एक तरीके से कि आपको कहीं भी लेट से मेट्रो चलानी है तो नीचे आपका बेस होना चाहिए, अगर बेस होगा तो आप उसके ऊपर पिलर्स खड़े करके कहीं पे भी मेट्रो चला सकते हो। तो ये एक तरीके से ये है, अगर आपका नीचे अंडरले नहीं है तो वहां पे आप ओवरले उसके ऊपर नहीं यूज कर सकते। नहीं बना सकते, पिलर आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऊपर ट्रेन नहीं चला सकते। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। अंसारी, यू वांट टू से समथिंग? आई कैन सी यू अनम्यूटेड योरसेल्फ। मोहम्मद अंसारी, क्यों अंसारी, आई बिलीव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक ठीक है, थैंक यू। सो बिल्कुल सही। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टर्म दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि भाई हमारे पास एक ओवरले टर्म है, एक अंडरले टर्म है। ओवरले के अंदर लिखा हुआ है एसडी वैन टनल्स, भूल जाओ क्या होता है। फिजिकल लिंक्स, यहाँ पे ओवरले, अंडरले, एमपीएलएस इंटरनेट, कुछ यहाँ पे कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, इस बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन अगर मैं सिंपल एज ए लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ तो जैसे अंकित ने बताया हमें, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। विल डिस्कस कि हमें कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, ये सब बात करना भी विल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कभी भी कोई भी आपको अंडरले या ओवरले कॉन्सेप्ट समझना है तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अभी हमारा हाईवे का जमाना चल रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास पुराना हाईवे होता था, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना। तो जैसे आपको न्यू दिल्ली से आगरा जाना है, तो जस्ट थिंक अबाउट कि 10 साल 15 साल पहले कैसा आपका होता था डिज़ाइन, और अभी आपका कैसा डिज़ाइन होता है। तो पहले भी हमारे पास रोड्स थी, राइट, देयर वाज रोड्स जिसके थ्रू आप पहुंच सकते थे। लेकिन आप यहाँ से दिल्ली टू आगरा, इट माइट बी टेक 4 to 6 आवर्स। कभी कभी आपको लगता था बाई रोड, क्योंकि रोडों की हालत ना बहुत खराब थी, आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिलता था। आप 30 to 40 या 50-60 किलोमीटर के हिसाब से आप गाड़ी चला के जाते थे, तो आपको 200 ही ट्रेवल करने में ऑलमोस्ट 4 to 6 आवर लगते थे, डिपेंड करता था, ट्रैफिक बहुत होता था, बीच में सिटी बहुत होती थी। और एक अभी जो हाईवे बना एक्सप्रेसवे जिसको हम बोलते हैं, राइट, अब इस एक्सप्रेसवे के थ्रू क्या होता है कि आपको 200 किलोमीटर अगर आप चलाते हो, अगर आप पे रिस्ट्रिक्शन ना रहे गवर्नमेंट की तरफ से ओवर स्पीडिंग का, तो हो सकता है कि आज की जो कार है वो 1 आवर्स में आपको पहुंचा दें, राइट। सेम रोड इज सेम, राइट, मतलब रोड का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बट ये रोड काफी सोफिस्टिकेटेड है, ये रोड आपका लेगेसी है, ओल्ड है। तो दोनों के केस में आपकी कार तो पहुंच जाएगी, लेकिन एक के केस में आपकी कार की टाइमिंग ज्यादा लगेगी, एक के केस में आपकी कार की टाइमिंग कम लगेगी। सो ऐसा क्या हुआ कि एक्सप्रेसवे जो हैं ये काफ़ी कम समय में हमें सही डेस्टिनेशन में पहुंचा दे रहे हैं, और पुराना रोड नहीं पहुंचा पाता था। देखो पुराने रोड में बहुत सारी प्रॉब्लम थी आपकी, स्लो आपका था ट्रैफिक, आपको हर जगह रुकना पड़ता था, ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं था, वन वे आपका रोड था, 2 लेन का रोड था। बट एक्सप्रेसवे पहली बात कि आपको डेडिकेटेड, आपको जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है, 4 लेन जाने का, 4 लेन आने का, या 6 लेन जाने का, 6 लेन आने का। पहली बात आपको अनइंटरप्टेड आपको ट्रैफिक मिलेगा, कोई बीच में उस पर चढ़ नहीं सकता है, उतर नहीं सकता, कहीं गाड़ी रोक नहीं सकता है अननेसेसरी का, तो जाम ट्रैफिक कुछ नहीं मिलने वाला। तो दैट इज वाई यू आर गेटिंग द हाई स्पीड पैकेट ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज नोन एज योर वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, एंड दिस वाज नोन एज द योर ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से सेम तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो वैन का और एसडी वैन का। अभी हम ऐसे ही कुछ इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो एसडी वैन में ऐसे ही कुछ आपको नया ऐसा फीचर मिलता है जो आपको पैकेट को बहुत हाईली स्पीड के थ्रू आपको पहुंचाता है एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन में विद प्रॉपर सिक्योरिटी, जबकि इसमें डिले होते थे। तो इसका अंडरले ओवरले से क्या लेने देने का मतलब है? अब देखो रोड तो ये भी बना, पहले ये रोड था, फिर इसको अपग्रेड करके ये रोड बनाया गया। तो दो तरीका हो सकते हैं, या तो मैं कंप्लीट नया एक पाथ डिजाइन करूं और उस पाथ को मैं एक कंप्लीट न्यू ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैं नया रोड एक्सप्रेसवे क्रिएट करूं। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जो मेरा पुराना रोड था उसी को मैं यूज करते हुए, उसी पे जैसे पहले से उसका लाइन खींचा हुआ पता था कैसे रोड जा रही है, उसी को मैं यूज करते हुए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसी को अपग्रेड करना है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने मिट्टी उट्टी डाला, उस पर कॉन्क्रीट डाला, उसको पहले बेस बनाया,
उसको हाइट दिया, फिर उसके ऊपर मैंने एक्सप्रेसवे बढ़िया सा बना दिया। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो मतलब कि आपका बेस तो वही रहा, बट उसके ऊपर एक नया एक्सप्रेसवे बना दिया। अगर बेस नहीं होता तो आपको बेस तो बनाना ही पड़ता। हो सकता है कि आपको मिट्टी डाल के नया बेस बनाना पड़े, या फिर पुराने बेस पे भी आप उसको यूज करके उसको अपग्रेड कर सकते। तो अंडरले का मतलब ये होता है कि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सको, दैट्स द ओवरले। तो जब भी ओवरले की बात करते हैं तो वो आपका बेसिकली वो आपका न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अंडरले इज ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको कैसे, इसको टेक्नोलॉजी में यूज करना है। टेक्नोलॉजी की जब बात करें हम, तो समझो कि ये आपका R1 है, ये आपका एक ब्रांच कनेक्टेड है लेट सपोज दिल्ली के अंदर, दूसरा इसके बीच में ISP है, दूसरे यहाँ पे आपका R2 है, ये मान के कनेक्ट है आपका सपोज करो कोलकाता के। तो इनके बीच में बेसिकली सबसे पहले एक पैकेट को डिलीवर करने के लिए पाथ होना चाहिए। वो पाथ क्या होगा कि आपको ISP से एक लीज लाइन लेना पड़ेगा, या आपको इंटरनेट सर्किट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको IP देना पड़ेगा .1 .2, यहाँ पे भी .2 या .1, हो सकता है सबनेट अलग अलग हो। तो इनमें कोई भी आपको टनल बिल्ड करना है, ओवरले बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर अंडरले बिल्ड होना चाहिए। अंडरले का मतलब कि आपका पहले फिजिकल राउटर की ISP के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो फिजिकल कनेक्शन तो होना ही चाहिए, पहली बात। केबल कनेक्शन जो भी है ये तो होना चाहिए, साथ में इसके साथ लॉजिकल कनेक्शन भी होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होती है? लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है योर बेसिक IPv4 या IPv6 रीचेबिलिटी। अगर ये नहीं होगा, अगर ये आपका केबल बेसिक IPv4 बेसिक IPv6 रीचेबिलिटी नहीं होगा, यू कैन नॉट फॉर्म दिस फैंसी टनल। ये हो सकता है कि आपका GRE टनल हो सकता है कि आपका IPsec टनल हो, या हो सकता है आपका DMVPN टनल हो, या हो सकता है कि SD-WAN की कोई कंट्रोल टनल हो या डेटा टनल हो। इट कुड बी एनीथिंग। बट ये आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी अगर नहीं होगा, यहाँ से तार नहीं खींचोगा ISP होता, अगर आपने फाइबर या कॉपर लिंक नहीं लिया, यहाँ से आपने इसके साथ नहीं लिया, इनके बीच में लॉजिकल कनेक्शन नहीं किया। लॉजिकल कनेक्शन मतलब ये होता है कि आपका यहाँ का IP, पब्लिक IP यहाँ लेते हो बेसिकली ISP के अंदर। जब भी हमारा ये इंटरनेट सर्किट होता है तो उस केस में बात कर रहे हैं, अगर MPLS होगा तो प्राइवेट भी हो सकता है। सो यहाँ भी पब्लिक IP, यहाँ भी पब्लिक IP। अगर आपका दो लोकेशन है, दो राउटर हैं, एक नोएडा में है, एक आपका या दिल्ली में है, एक आपका कोलकाता में है, तो उन दोनों के बीच में अगर आपको IP से टनल बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? क्या लगता है आपका कि जब तक ये दोनों पब्लिक IP बोथ एंड पब्लिक IP शुड बी रीचेबल, यू गाइज अग्री और नॉट? अगर ये रीचेबल नहीं correct. होगा तो कैन यू बिल्ड एनी टनल? बताओ मुझे आप लोग। No. राइट ना? सो Yeah. इसको कैसे रीचेबिलिटी कराएंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए बेसिक IP कनेक्टिविटी, जिस लॉजिकल कनेक्टिविटी होता है, इसको बोलते हैं IPv4 IPv6 कनेक्टिविटी। तो इसको बिल्ड करने के लिए अब क्या करोगे, क्या यूज करोगे कि यू कैन मेक द बेसिक रीचेबिलिटी बिटवीन दीज टू? क्या यूज करोगे, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे आप? एनीवन नो? या आप इसमें आप RIP यूज कर सकते, बट RGP। वैन 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 में क्या हम अच्छा, वन में आप BGP यूज कर सकते, BGP यूज कर सकते हैं। यस। और हमारे पास क्या ऑप्शन है अगर मैं BGP ना यूज करूँ तो? OSPF। स्टैटिक। सर पॉइंट के लिए OSPF ISIS स्टेट नहीं, दिस इज द वैन ना। डू यू आई थिंक OSPF या GRP इज रिकमेंडेड फॉर द वैन? या इस पे भी डिबेट OSPF कर नहीं, LAN और स्टैटिक यू कैन There is यूज। only two option. We have either go with the BGP, हालांकि यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछ दूं कि भाई GRP और OSPF हम क्यों नहीं यूज करते हैं, ISS क्यों नहीं यूज करते हैं, तो probably you guys have to answer। चलो ठीक है, इसमें हम आते हैं। तब तक आंसर सोच कर रखो, मैं पूछता हूँ अभी क्वेश्चन इसके बारे में। पहले इसको इसको अभी कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब भी वैन होता है, तो फॉर वैन जनरली और 99.9% वी आर गोइंग टू यूज द BGP और स्टैटिक। OSPF में क्या होता है कि दे आर द फ्लड बेस्ड प्रोटोकॉल, उसमें LSS जनरेट होते हैं, डेटाबेस होता है। 10,000 राउट आ रहा है, 10,000 डेटाबेस अगर आ जाएगा तो आपका राउटर मर जाएगा। समझ रहे हो ना? करेक्ट, इंटरनेट सपोज करो कि इसीलिए नहीं आपका था। 1 मिलियन राउट्स है,
1 मिलियन राउट का मतलब होता है टोटल 10 लाख राउट हो गया। 10 lakh routes. तो 10 लाख डेटाबेस ओएस पे बनाएगा तो राउटर डेड नहीं हो जाएगा। Yes, but दिस इज द रीजन, दिस इज द BGP की can रीजन। afford this. यस, एंड अगर आप हाँ, PIGRP भी यूज करोगे तो EIGRP का टोपोलॉजी टेबल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो भी डेड हो जाएगा, तो update हो जाएगा. मिसेज But भेजते हुए तो मर BGP जाएगा वो did, तो। but BGP would not did. यस, BGP Correct. is not going to date, right? Static is going to carry। Carry. तो इसलिए ये BGP उस पे यूज करते हैं। तो मैं आपको सिंपल से एक लेमन लैंग्वेज में समझा दिया कि दिस इज द लिमिटेशंस वी हैव। इसी Very right answer. कभी भी OSPF या GRP RIP हम यूज नहीं करते हैं मैन में, वी ऑलवेज गो फॉर द BGP इन स्टैटिक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे IGP यूज करेंगे, जो दैट इज गोइंग टू सॉरी दिस इज द IGP, दिस इज द डायनेमिक, दिस इज द स्टैटिक, जो आपकी एंड टू एंड अंडरले रीचेबिलिटी आपके बिल्ड करेंगे। जब एंड टू एंड अंडरले आपका बिल्ड हो गया तब आप इसके लिए मतलब कि स्टैटिक के थ्रू आप इस IP, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे IP है 13.10.10.1, मतलब 13 का नेटवर्क है। यहाँ पे आपने डाल दिया IP जो है यहाँ पे 12.10.10.1। सो 13 से 12 की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कैसे करोगे? या तो इन दोनों को BGP चला दो, यहाँ BGP चला दो और इनको BGP में एडवर्टाइज कर दो तो रीचेबल हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे दूसरा स्टैटिक के थ्रू एंड टू एंड स्टैटिक राउटिंग के थ्रू इनकी रीचेबिलिटी करा दो तो ये भी हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉर्म योर अंडरले। वंस यू हैव द अंडरले रीचेबिलिटी देन आपको इसके ऊपर ओवरले फॉर्म करना होता है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट हैव टू फॉर्म योर अंडरले। सो अंडरले का मतलब समझ में आया क्या होता है? दैट इज द बेसिक फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन बाय यूजिंग द IGP प्रोटोकॉल, इधर द BGP और स्टैटिक, दैट्स गोइंग टू मेक एंड टू एंड कनेक्टिविटी। तब जाके उसके ऊपर आप ओवरले फॉर्म कर सकते हो, जैसे GRE हो गया, IPsec हो गया, DMVPN हो गया, कोई भी टनल यूज करना चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप जैसे हमारा 2 ब्रांच, एक दिल्ली में एक न्यूयॉर्क में है। सो अंडरले बेसिकली ISP नेटवर्क, यहाँ पे देख रहे हो आप कि भाई कोई नेटवर्क यहाँ लेंगे हम लोग। सो दिस इज गोइंग टू मेक योर एंड टू एंड। यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे .1 ले लिया, ये हमारा IP हो गया। ये दोनों LAN है, तो इनके बीच में हमारा ओवरले फॉर्म होगा, बट पहले हमारा यहाँ से यहाँ एंड टू एंड रीचेबिलिटी होनी चाहिए। अभी हम लैब में भी करेंगे, अगर अंडरले रीचेबिलिटी नहीं है सो यू कैन नॉट फॉर्म द ओवरले रीचेबिलिटी। वंस यू हैव द अंडरले रीचेबिलिटी, अब जाके आप ओवरले आप यहाँ पे बना सकते हो राउटर के बीच में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन योर ओवरले इज गोइंग टू फॉर्म। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, यस बताइए। अगर या बीच में कोई फायरवॉल आदि हो और हमने यहाँ पिंग ब्लॉक कर रखा हो तो उस केस में ओवरले पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो, पिंग इज जस्ट यूटिलिटी टूल। देखो हम्म, आपको टनल के अंदर आपका जो टनल बनती है, जैसे सपोज हम्म, करो कि आपने ये फायरवॉल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हम्म, ये फायरवॉल है, इस पे आपने बोला कि मेरा पिंग ब्लॉक कर दो। हम्म, पिंग इज इक्वल टू ICMP ट्रैफिक यूजर ने ब्लॉक कर दिया। हम्म, अब यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है, और यहाँ पे एक यूजर है। सबसे पहली बात कि आपको टनल बनाने के लिए ICMP की जरूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल सिर्फ सर। बेसिक यूटिलिटी टूल है, बेसिक यूटिलिटी है टू जस्ट वेरीफाई द कनेक्टिविटी। तो इससे आपका टनल का कोई लेना देना नहीं है, बट इससे आप क्या करते हो कि आप इसे ये कंफर्म करते हो कि मेरा यहां से यहाँ पिंग है कि नहीं है। टनल जो बनती है वो आपका जैसे GRE यूज कर रहा है तो उसका प्रोटोकॉल अलग है, IPsec का अलग प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल नहीं ब्लॉक होने चाहिए फायरवॉल के अंदर। अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आपके GRE IPsec की आपका ट्रैफिक ही नहीं, आपका GRE का आपका पोर्ट ब्लॉक हो गया, IPsec का प्रोटोकॉल या पोर्ट ब्लॉक हो गया, तो फिर आपका टनल नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो tunnel building is going to require the legitimate tunnel protocol port number and the protocol number should be allowed in the firewall। अब यहां से यूजर यहां से बात करना चाह रहा है, तो ये अगर पिंग करेगा इसको ये, तो पिंग इज ICMP, ये तो नहीं चलेगा एनी हाउ, द आंसर इज नो, नॉट गोइंग टू वर्क। बट यहां से एक फाइल ट्रांसफर करेगा FTP, तो ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसको हमने फाइल में ब्लॉक नहीं किया है, तो डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। So this is how, so in ideal scenario, in actual networking scenario, जनरली हमारा ICMP कई बार ब्लॉक होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका अंडरले आपका बिल्कुल डेड है। ICMP जो टूल, यूटिलिटी टूल, जिससे हम ये पता करते हैं कि भाई मेरा जो ट्रैफिक है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, जस्ट फॉर ट्रबल शूटिंग। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो अगर आपको बोलता है कि जी मैं ICMP नहीं अलाउ कर सकता, एंड यू हैव टू चेक कि भाई मेरा GRE IPsec का ट्रैफिक पास हो रहा है, तब आपको पैकेट कैप्चर लेना पड़ेगा, फायरवॉल से पूछना पड़ेगा भाई मुझे एविडेंस दे तेरे फायरवॉल से पैकेट आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर डीबग लगाना पड़ेगा कि भाई डीबग का ट्रैफिक यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, फिर यहाँ डीबग लगाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कंफर्म कर सकते हो, या फिर आपको WASAC में आपको पैकेट को कैप्चर करना पड़ेगा मशीन पे लगा के कि भाई पैकेट क्या आ रहा है, पैकेट क्या जा रहा है। क्लियर अंकित? बिल्कुल, थैंक यू।
All right. Chalo. So I hope you guys understand about underlay and versus overlay. किसी को डाउट है कि अंडरले वर्सेस ओवरले में क्या डिफरेंस है? कोई भी ऐसा है जो क्लास में स्टिल थिंकिंग कि आई डोंट अंडरस्टैंड? मुझे बताओ. एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडरले, व्हाट इज ओवरले? गिव मी थम्स अप अगर सबको समझ में आ गया तो यार. अंडरस्टूड. चलो गुड. चलो तो आप लोग के लिए एक सवाल है फिर. अब आप लोग के लिए एक सवाल है. चलो इस डायग्राम को यूज कर लेते हैं. क्वेश्चन ये है कि आप लोग, चलो मैं बना लेता हूँ हाथ से. यार हाथ से बनाने में ज्यादा अच्छा फील आता है. एक मिनट को एक डायग्राम और बना लेता हूँ ताकि आप लोग को और थोड़ा समझ में आ जाए. R1 लेट सपोज कि ये हमारा ISP है. बहुत सिंपल से इंटरनेट है. ठीक है. ये मेरे पास R2 है. हमने अंडरले बना दिया यहाँ पे .2 .1 यहाँ डाल दिया हमने .1 .2 डाल दिया. पीछे यहाँ पे LAN हमारा कनेक्टेड है. दिस इज LAN, दिस इज द अनदर LAN. ठीक है. यहाँ पे आपका सबनेट हो गया 10.10.10.0/24. यहाँ पे 192.168 10.0/24. अब अंडरले बन गया तो आपके पास दो तरह का टनल होता है. एक होता है आपका IPsec टनल, एक होता है आपका GRE टनल, एक होता है आपका GRE ओवर IPsec टनल. अब आपसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं अपनी ईमानदारी से जवाब देना कि किसको किसको राउटिंग स्विचिंग आती है, फंडामेंटल आते हैं. SDN का क्वेश्चन ही है ही नहीं. अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसके बीच में अगर ये टनल मैंने यहां से यहां बना दिया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये टनल बन गई हमारी और ये पहला जो टनल है दैट्स द GRE टनल. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या एडवांटेज है, कौन बताएगा मुझे? अगर मैं इसको GRE टनल बना दिया तो यहां से यहां ट्रैफिक में भेज रहा हूं तो क्या होगा, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है GRE टनल का? हम बताएगा. एक मिनट साबर, एक मिनट. गिव अदर पीपल चांस. अनिल वांट टू से समथिंग. अनिल यू वांट सर. टू? यस यस सर. सर ये GRE टनल में ना इनकैप्शन नहीं होता है और Encryption? हाँ No. इनकैप्शन एंड डिक्रिप्शन को नहीं अप्लाई होता है, मतलब नहीं कर सकते हम डेटा को. ये ठीक है. सिंपल फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्म में सीधे जाएगा, तो इसलिए हम जो IPsec यूज करते हैं. प्लेन टेक्स्ट में जाएगा. ठीक है. हाँ. तो नो इनकरिप्शन मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इसके अंदर नो सिक्योरिटी, यही कहना चाह रहे हो? यस सर, नो सिक्योरिटी है. ओके ठीक है. तो IPsec में क्या है, ये सारी चीजें होती हैं? हाँ सर, उसमें होती हैं. अच्छा. तो IPsec में आप इनक्रिप्शन भी कर सकते हो? हाँ इनकैप्शन उसमें सर फॉर्मेट है तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अलाउ अच्छा होता है ठीक ना. है. ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सब हो जाए, मतलब आप पूरा सिक्योर कम्युनिकेशन यू कैन डू दैट, राइट? हाँ हाँ, अगर हमें सिक्योर कम्युनिकेशन करना है तो GRE पे ओवर IPsec करना पड़ेगा और बट IPsec एक मिनट अनिल, एक मिनट. मैं एक एक करके पूछता हूँ. अभी आपकी मैं बात मान लिया. आपने पहला बोला कि GRE में यूज करूंगा तो इसके अंदर नो इनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट में ट्रैफिक जाएगा, नो सिक्योरिटी. इट इज करेक्ट. दूसरा आपने स्टेटमेंट बोला कि अगर मैं IPsec यूज करूंगा तो वी हैव द इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जो भी आप बोले मैंने मान लिया, प्लस इसमें सिक्योरिटी इसमें हो गया. ठीक है. इतना समझ आ गया. हाँ. तो अब मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे है कि ये GRE ओवर IPsec फिर क्या करेगा? सर GRE पहले क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर जो IPsec क्रिएट करेंगे तो जो हमारा प्लेन टेक्स्ट डेटा उसको क्या हम डायरेक्ट IPsec टनल नहीं बना सकते सर? क्योंकि इसमें IPsec है ना, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कनेक्टिविटी नहीं बना सकते हैं सर. वो टनल जो है फॉर्म उसको टनल फॉर्म नहीं हो सकता है. पॉइंट टू पॉइंट आप नहीं बना सकते, अब ये बोल रहे हैं? हाँ सर. सब लोग अग्री कर रहे हैं कि हम GRE टनल नहीं, IPsec टनल नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते. सर मैं बताऊंगा थोड़ा सा. एक मिनट I'll give the chance. पहले अनिल से कंक्लूड कर लेते हैं. तो अनिल का थोड़ा डाउट मैं देखना चाहता हूँ कि कितना सोच पाते हैं. तो अनिल ये बोल रहे हैं कि दैट्स 2 पॉइंट इज वैलिड. अनिल आई एम 100% अग्री विथ यू. ठीक है. तीसरा पॉइंट मुझे क्लैरिटी चाहिए कि आई वांट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस. यू सेइंग कि IPsec हम बना नहीं सकते हैं बिना GRE के. दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से? या कंफ्यूज हो गए? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं. चलो ठीक है. होल्ड करो कोई बात नहीं. दिस इज व्हाट आई वांट यू राइट. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. देखो मैं इसलिए बोलता हूं कि बहुत रियल टाइम सिनेरियो के बहुत ही क्वेश्चन बेसिक सा है. GRE is L2 and IPsec is L3.
नो बसंत, टोटली रॉन्ग, नॉट रेलिवेंट। थैंक यू सो मच फॉर आंसर, बट दिस इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है ना। बोथ आर सपोर्ट आईपीस, तो आई L3 बोथ आर गोइंग सपोर्ट, ठीक है ना। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अंकित आप बताओ। सर जो मेरे को पता है उसमें यह है कि आपका जो पहली चीज बताई है, नो इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट में जाता है, वो जीआरई में जाता है, और इनक्रिप्शन हम यूज कर सकते हैं आईपीसेक में। सेकंड थिंग, जीआरई के अंदर हम राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं, आईपीसेक में स्टैटिक राउटिंग होता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी एक मिनट, होती है। बहुत वैलिड पॉइंट आपने कुछ कुछ बताया, लेट मी राइट वरना मैं भूल जाऊंगा। आपने इसके अंदर बोला कि, एक मिनट रुको, मैं इसको क्लियर करता हूँ। आपने इसके अंदर बोला कि आप स्टैटिक चला सकते हैं, राइट। केवल स्टैटिक, इसमें केवल केवल पॉइंट टू पॉइंट और कनेक्टिविटी इसमें होगी। जीआरई में क्या चला में सकते हैं, आप राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं, आप EIGRP आप डायनेमिक भी उसमें चला सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये सारे जो अनिल ने बताया वो सारे पॉइंट सही हैं। आपने नया पॉइंट ऐड किया स्टैटिक राउट और डायनेमिक राउट वाला, राइट। हाँ, और इसीलिए अगर हमें किसी IPsec के साथ, सिक्योरिटी के साथ अगर हमें डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने हो, तो हम GRE ओवर IPsec चलाते हैं, जिससे कि दोनों का फीचर मिलके वो काम करे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई ऐड करना चाहता है? अंकित बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, ठीक है। और और बताओ। सेकंड चीज सर, अगर कोई कहीं पे भी कुछ हो ना, तो क्लियरली आप उस चीज को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे बोलते हैं ना कि बार बार कि सबके वैलिड पॉइंट है, तो सबको समझ नहीं आता कि कौन सा वैलिड पॉइंट है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अभी समराइज कर रहा हूँ, मैं मेरा वर्जन सुना कर रहा हूँ लास्ट में, ठीक है अंकित ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहता है? ठीक है, तो अंकित के जो, यस 85, यू वांट टू से समथिंग। आपका नाम मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, मैं फिर से 85 क्या नाम है आपका? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो। मोहित, मोहित सर, मोहित। अच्छा मोहित, आपका नाम फिर से चला गया है। हाँ बताइए मोहित, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर, यू वांट टू से समथिंग? नो नो। ठीक है, सो चलो ठीक है अंकित, योर पॉइंट इज 100% वैलिड, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो होता है, ध्यान से समझो आप लोग, कि अनिल के पॉइंट भी वैलिड थे। फर्स्ट दो पॉइंट की, जो आईपी सेक होता है दैट्स अ सिक्योर, ऑल कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी सिक्योर, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आता है, ठीक है। इसके अंदर पूरा एल्गोरिथम इनक्रिप्शन का जो आईपी सेक यूज होता है वो पूरा इसमें अप्लाई हो जाता है, जिसके अंदर पीयर ऑथेंटिकेशन हो गया, आपका आपका डिफी हेलमन हो गया, तो सारा चीज अप्लाई होता है। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन over the internet, over the IPsec, that is going to be secure. That's the very first thing. नाउ जीआरई में क्या होता है कि जीआरई इज अ प्रोटोकॉल जहां पे आप चीजों को तो पहुंचा सकते हो इनकैप्सुलेशन करके। इनकैप्सुलेशन और इनक्रिप्शन में डिफरेंस होता है। सो इनकैप्सुलेशन करके चीजों को पहुंचा सकते हो, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती, तो नो सिक्योरिटी। सो दिस इज द सिक्योर, दिस इज नॉट सिक्योर। अब इसमें सिक्योर नॉन सिक्योर में क्या डिफरेंस होता है? ये जो आईपी सेक होता है, दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब कि इसमें अगर आप कोई राउटिंग करना चाहते हो, इट्स सपोर्ट ओनली द स्टैटिक राउट, ठीक है। बट ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये सपोर्ट करता है आपका डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग क्या होता है? जैसे आपका EIGRP होता है, प्लस OSPF होता है, प्लस आपका BGP होता है, ये सारे आपके प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। एक आपका सिक्योर है, एक नॉन सिक्योर है, एक नॉन फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल है। तो जीआरई ओवर सेक में क्या करते हैं, अगर मुझे चाहिए सिक्योरिटी आईपी सेक से, तो मैंने आईपी सेक ले दिया। मोहम्मद कादिर प्लीज मत लिखो स्क्रीन पे। चलो मैं एक बार स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ शेयरिंग अगेन, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो मैं किसको लाऊंगा? फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर है? जीआरई के अंदर। सो आई यूज माई जीआरई। सिक्योरिटी चाहिए किसके लिए, मतलब सिक्योरिटी किसके अंदर है? वो हमारा आईपी सेक के अंदर है, तो मैं सिक्योरिटी लिया आईपी सेक से, तो दिस इज द आईपी सेक। तो जीआरई और आईपीसेक का मतलब हो गया कि आप अगर इन दोनों को साथ में यूज करेंगे, तो आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है प्लस सिक्योरिटी भी है, दोनों चीजें आ गई। दैट्स द जीआरई ओवर आईपीसेक। मतलब कि अब इस पे आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला सकते हैं, प्लस आप सिक्योरली पैकेट को डिलीवर भी करा सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जीआरई ओवर आईपीसेक में क्या डिफरेंस होता है? आपने कोई लास्ट डाउट? लाइन क्या बोली? मतलब मैंने बोला कि आईपी से यूज करेंगे तो मेरा सिक्योरिटी हो जाएगा, राइट। बट इसमें हमारे पास लिमिटेशन है, फ्लेक्सिबल नहीं है, सिर्फ स्टैटिक आप इसमें राउटिंग चला सकते हैं। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कराना हो या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, तो हर तरह आपको स्टैटिक राउटिंग डालना, डायनेमिक राउटिंग नहीं चला सकते आप।
जीआरई में क्या है, सिक्योरिटी नहीं है लेकिन ये बहुत फ्लेक्सिबल है। दे हैव द कंप्लीट डायनेमिक राउटिंग सपोर्टेबिलिटी, बट ये सिक्योर नहीं है। तो दोनों को मैंने मिला दिया, एक जगह से फ्लेक्सिबिलिटी उठा लाया, एक जगह सिक्योरिटी उठा लाया, दोनों को मिला के जीआरई ओवर आईपीसेक कर दिया। जब दोनों मिला के जीआरई ओवर आईपीसेक कर दिया तो मेरे पास सिक्योरिटी भी आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गया। तो मैं पैकेट को डायनेमिकली भेज सकता हूँ प्लस सिक्योरली भेज सकता हूँ। क्लियर बसंत? Yes, very much. गौरव Thank you. क्लियर? सबको समझ में आ गया जीआरई ओवर आईपीसेक, जीआरई? सर एक डाउट है हाँ बताइए गौरव। सर, जैसे आईपीसेक ओवर जीआरई, मतलब हम पहले जीआरई टनल क्रिएट करते हैं, उस पे ऊपर हम आईपीसेक का प्रोफाइल कॉल करते हैं, राइट? राइट राइट, वो आपको और क्या बोलते हैं वो, क्या उसका नाम होता है? क्रिप्टो 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 प्रोफाइल और क्रिप्टो ICKMP हाँ, ऐसे गेम पे वो बनाते हो। एक उसका नाम है, 112 क्या नाम है उसका यार, ट्रांसफॉर्म सेट यूज करते हो ना, ट्रांसफॉर्म हाँ सेट। हाँ TS ट्रांसफॉर्म सेट और हाँ। करेक्ट, TTS सेट वो करता हो है गया, वो यस जीआरई, वो हो गया आईपीसेक ओवर जीआरई या जीआरई ओवर आईपीसेक हो गया वो? टेक्निकली हम जीआरई ओवर आईपीसेक कहते हैं या आईपीसेक ओवर जीआरई कहते हैं। जीआरई ओवर आईपीसेक इज राइट वर्ड एज पर मी। या तो इन GRE ओवर दोनों में कुछ IPsec फर्क है क्या? मतलब ये कोई फर्क नहीं आईपीसेक है, और सेम ही कॉन्सेप्ट, कुछ लोग उल्टा बोल देते हैं, बट यही मतलब होता है। जीआरई के ऊपर जीआरई के ऊपर आप इंक्रिप्शन करके पैकेट भेजते हो, मतलब जीआरई टनल तो बनाते हो, उसके ऊपर सिक्योरिटी ऐड करते हो, तो दैट इज जीआरई ओवर आईपीसेक हो जाता है। आईपीसेक में वो जीआरई नहीं कॉल आपने, करते हो, हमेशा जीआरई के अंदर आईपीसेक कॉल करते हो। ओके, वो पॉइंट मेरे को क्लियर है। आपने जो बोला ना कि आईपीसेक अगर यूज करना है तो उसके लिए जीआरई टनल बनाना कंपलसरी है क्या? मैंने क्या बोला, कंपलसरी इसलिए है क्योंकि आपको डायनेमिक राउटिंग यूज करना है, तब आपको जीआरई टनल बनाना पड़ेगा ना। अगर आपको मैंने बोलूं कि आपको दो साइट है, दो ब्रांच है, R1 एंड R2, उसके बीच ओएसपीएफ चलाना है सिक्योरली, तो कैसे चलाओगे? चला पाओगे आप? आईपीएसएफ चलाओगे तो ओएसपीएफ नहीं चलेगा। जीआरई ओके, चलाओगे तो ओएसपीएफ चल जाएगा लेकिन सिक्योरिटी नहीं होगी। तो कंपलसरी हो गया ना ओके। जीआरई ओवर आईपीएसएफ यूज तो करना। मतलब आईपीसेक ये जो जैसे ओएसपीएफ हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, ये जो मल्टीकास्ट जो एड्रेसेस है उसको सपोर्ट नहीं करता है क्या आईपीसेक? नहीं सपोर्ट करता, सिर्फ यूनिकास्ट सपोर्ट अच्छा, करता है। ओनली ओके यूनिकास्ट, दैट्स अ स्टैटिक राउटिंग इज देयर, मल्टीकास्ट ग्रुप सपोर्ट ही ओके नहीं करता। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट गौरव, सबको क्लियर हुआ दोस्तों? एवरीवन हैप्पी? यस तो सर। क्लियर हो गया, आईपी से क्लियर हो गया, जीआरई क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़े अब। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, अभी और कुछ रह गया तो। अब क्या था हमारा, अब हमारे पास था तीन चीज और था। एक एक करके सीक्वेंस में हम पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कंट्रोल प्लेन, we have the data plane, we have the management plane। चलो ठीक है, एक एक करके बताओ कि किसको क्या समझ, कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल प्लेन का मतलब क्या होता है? हु इज गोइंग टू टेल मी? किसको किसको पता है? जस्ट बेसिक राउटिंग है, बेसिक आपका सीसीएनए का लेवल का क्वेश्चन है। एक एक करके बताओ पहले। गौरव आप बताओ। बताऊं मैं? यस यस, व्हाट इज अ कंट्रोल प्लेन? सर कंट्रोल प्लेन मतलब जो आपको बताता है कि ओके आपका ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो ये आपका पाथ है जिस पे डेटा ट्रैवल नहीं करता। इट इज ओनली गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज द बेस्ट पाथ टू टू ट्रांसफर योर डेटा। सो यू मीन टू से डिसीजन ऑफ राउटिंग, राउटिंग डिसीजंस, राइट? इस पे बोल सकते यस हैं यस यस मतलब कि यस। जो भी राउट्स को आपको भेजना है, या कोई भी मतलब इंटेलिजेंस उसके अंदर डालना है, मतलब ब्रेन यूज करना है, राइट? हाँ, सिर्फ मतलब कंट्रोल वो उस प्लेन पे है। डेटा ट्रैवल नहीं करता है। आपका जो भी ट्रैफिक है इट विल कैरीड इनटू अ डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन इज ओनली गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज द बेस्ट पाथ फॉर यू, एंड या दैट इज व्हाट control plane is. Data plane is something that your data is traveling on, and management plane is your if you out of band जो हम कहते हैं कि जिसमें हम मैनेज करते हैं अपना, जैसे टेलनेट हो गया, एसएसएच हो गया। ओके, ये टेलनेट, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। ठीक है। कोई और ऐड करना चाहता है इसमें? रवि, यू वांट टू ऐड समथिंग? रवि, रवि आई बिलीव, एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग कि डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? Yes, sir. Control plane means sir responsible for routing. ठीक है,
And data plane, sir, means as like we connected to the physical or virtual. Mm-hmm. And sir, management plane, sir, as like we responsible for configuration. ठीक है, राइट। हम बताते हैं लास्ट में। हाँ जी, ऐड करो, बताओ, मैं कंक्लूड करता हूँ। Yes, control planner basically manage the network traffic, creating the routing tables, maintain the network topology, and provide the security and application load balancer. And data plan, this is the data plan used for the move the data between the device on the networks. And this is the responsible for the primary function of the services, any services. You can say any application services. Okay, very nice. And we can use the dedicated network to communicate with other systems by the data plane. Okay. And we can say the data plane as like that is forwarding plane. Forwarding We can plane. say, yeah. That's correct. That's correct. So देखो, in short, right, कंट्रोल प्लेन जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जो भी राउटिंग्स होती है, जो ब्रेन होता है, जैसे आपका इंटेलिजेंस आती है, जैसे गौरव ने बताया हमें कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन हाउ टू फॉरवर्ड द पैकेट। सो बेसिकली जैसे मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ, तो मुझे एक प्यास लगी, ठीक है, या भूख लगी खाना खाने के लिए, तो मुझे इंस्ट्रक्शन आया ब्रेन से कि यू फीलिंग हंग्री और यू फीलिंग थर्स्टी। तो आप क्या करोगे? आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आप अब भूखे हो या प्यासे हो, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन मिला। नाउ दे आर सेइंग कि जाओ ग्लास उठाओ और पानी भरो और पी लो, या फ्रिज में जाओ बोतल निकालो पानी भरो और पी लो। तो उसने बता दिया कि आप कैसे पानी पी सकते हो, आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया। लेकिन एक्चुअली वो पानी पिलाएगा कौन मेरे मुंह तक? सो दैट्स माई हैंड। सो जो मेरा ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आया वो मेरा कंट्रोल हुआ, ठीक है। जो मेरा हैंड, जो मैंने पानी उठाया और मैंने उसको पूरा गटक गया, तो एक्चुअली पानी को उठाकर मेरे मुंह में डालने वाला मेरा ग्लास को, वो मेरा हैंड होता है, दैट इज अ डेटा प्लेन। सो सिमिलरली इन राउटर या कोई भी डिवाइस होता है, L3 फायरवॉल, कोई भी डिवाइस होता है, तो हर डिवाइस के अंदर हमारे पास बेसिकली कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन होता है। सो जो हमारा ब्रेन होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये सर्टेन पैकेट को कैसे आपको फॉरवर्ड करना है। लेकिन एक्चुअली जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिस पोर्ट के थ्रू जो पैकेट डेटा या तो रिसीव होता है या तो एग्जिट होता है, दैट्स नोन एज द एक्चुअल रियल डेटा फॉरवर्डिंग फ्रॉम विच पोर्ट्स, दैट्स अ डेटा प्लेन। मींस योर आईओ मॉड्यूल, जो हमने कल पढ़ा था, आईओ मॉड्यूल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, जिसको हम डेटा प्लेन बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा पूरा डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है। तो एसडीएन में कैसे यूज होगा अभी हम इसको सीखेंगे। सो कंट्रोल प्लेन इज गोइंग टू इंजेक्ट द ट्रैफिक, means sorry, give the instruction, and data plane is going to inject the traffic, or might be it is going to ingress the traffic or egress the traffic. मैनेजमेंट प्लान क्या होता है कि डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, राइट, कि जैसे आपको मॉनिटरिंग करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो जैसे आउट ऑफ बैंड भी हो गया जैसे मैनेज करने के लिए, या कोई रिमोटली आप उसको पुट्टी टेलनेट से सर्च करते हो, या फिर अगर आपका एसडी वैन डिवाइसेस है तो उसका एक अलग डैशबोर्ड है जो मैनेजमेंट, सेंट्रल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, उसके थ्रू भी उसको एक्सेस करके उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। That's also available to just do that all kind of the configuration. So control is just brain giving the instruction, data is actually forwarding the traffic, and management is just doing the configuration, monitoring, management. So overall आप health manage कर रहे हो कि भाई क्या है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आपका वो मैनेजमेंट प्लेन हो गया। सो आई थिंक ये भी आप लोग क्लियर हो गया, ठीक है ना? Yeah, Vishal, I have a question here. Can you please draw a 3 router here? 1, 2, 3. Yes, I can draw. 1, 2 and 3. Okay, so for example, Vishal here. Okay, so मैं पिंग करता हूँ R1 से R3 के IP को, राइट? क्या यहाँ लुक बैक 1 1 बना लूँ मैं? हाँ, कैसे भी बना लो, मतलब एग्जाम्पल के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। आप राउटर लू बैक आप पिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ट्रैफिक राउटर 2 पे पहुंचेगा तो ये डेटा प्लेन होगा कि कंट्रोल प्लेन होगा? कहाँ पे? आपने R1 से R3 के लू बैक IP को पिंग करा, हाँ ठीक है। सो देखो यहाँ पे पैकेट एक्चुअली निकला आपके यहाँ से, एक पैकेट यहाँ बनेगा, ठीक है ना, राइट? सो यहाँ पे एक सोर्स आईपी एड्रेस होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, राइट। ठीक है ना। सोर्स में आपका ये हो गया 111 एंड आपका ये हो गया। डेस्टिनेशन, राइट? आप मुझे बताओ कि इस राउटर पे कंट्रोल प्लेन क्या होगा, मुझे बताओ इस राउटर पे कंट्रोल, जब ये लुकअप करेगा कि हाउ टू रीच टू द डेस्टिनेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ द कंट्रोल। राउटिंग चेक करेगा ना, यहाँ पे राउटिंग टेबल चेक करेगा,
राइट, राउटिंग टेबल बोलेगा कि आपका एग्जिट इंटरफेस ये वाला है, जैसे यहाँ से इंटरनेट 0/0, तो यहाँ पहुंच गया पैकेट, राइट ये आपका डेटा प्लेन हो गया, राइट ये पैकेट चलता 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 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ राउटर पे है, सेम पैकेट आया है, तो ये क्या करेगा, राउटिंग लुकअप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बिना राउटिंग टेबल डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकता है, तो इसको बोलेगा राउटिंग टेबल दिया तो बोला कि तुमको अब निकलना है यहाँ से E0/1 से। सो दिस इज अगेन डेटा प्लेन। सो हर राउटर पे डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन होगा ना, क्योंकि फॉरवर्डिंग तो आपको करना ही है ना हर जगह, जहां पहुंचेंगे वहां राउटिंग चेक होगा। अरे यहाँ राउटिंग नहीं होगा तो क्या पैकेट भेजेगा यहाँ पे? नहीं, नहीं भेजेगा ना। सो एवरी राउटर मस्ट हैव देयर राउटिंग टेबल्स प्लस देयर फॉरवर्डिंग टेबल्स। तो हर राउटर के पास अपना हर सोर्स डेस्टिनेशन का रिप भी होता है, और फिर भी होगा। फिर भी होगा। तो तो सिंपल, अगर कोई ऐसे पूछेगा तो जनरली हम यही बोल सकते हैं ना कि राउटर 2 पे मतलब ये जो होगा ये बहुत ट्रैफिक होगा, कंट्रोल प्लेन भी होगा, डेटा प्लेन भी होगा। फर्स्ट इट विल चेक फॉर हाउ टू रीच टू द डेस्टिनेशन, और सेकंड जो है वो बेस्ट पाथ लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब वो डेटा प्लेन उसको फॉरवर्ड करेगा एग्जिट इंटरफेस से। तो बहुत बिल्कुल यहाँ पे सर, इम्प्लीमेंट बिल्कुल आपको अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे ही याद रखना है। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैकेट फॉरवर्डिंग, पैकेट स्विचिंग। सो आपको बिल्कुल होप बाय होप पता चाहिए कि हमारा पैकेट पहुंचता है, तो आप इससे बेटर एक और डीबग लेके देखा करो आप कि भाई क्या हुआ, या पैकेट कैप्चर किया करो कि भाई यहाँ पे कैसे मेरा पैकेट को फॉरवर्डिंग है। सेफ टेबल देखा करो। सो आईपी सेफ कमांड होती है, उससे आपको एक्चुअली फॉरवर्डिंग टेबल मिलेगा, रिप टेबल भी मिल जाएगा आपको वहां पे। सो यू हैव टू थिंक राइट कि भाई किस तरीके से हमारा पैकेट जा रहा है, किस तरीके से नहीं जा रहा है, पूरा आपको सोचना है। तो ये तभी आएगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, देन यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अब सिंपली बता दिया, बहुत आसान लगा आपको, राइट? बट इंटरव्यू में ऐसे चीजों को फंसाया जाता है कि भाई आपसे बार बार पूछा जाएगा कि ये बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ। सो यू आर गोइंग टू ओनली गेट राइट कॉन्सेप्ट व्हेन यू हैव द राइट लॉजिकल थिंकिंग ऑन इट। ठीक है अभिनव? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू, आगे बढ़े फिर। अच्छा एक लास्ट है, मतलब एक लास्ट टॉपिक, जस्ट रिफ्रेशर। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो हमने नेट के बारे में बात कर रहे थे, नेट के भी हम बात करते हैं। अब मैं फिर से वही ना एक डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे। R1 ये हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और R2 बना लेता हूँ, ठीक है। इसके पीछे हमारा एक लैन हो गया, ठीक है, जिसका सबनेट है 10.10.10.0/24। क्योंकि ये सब चीजें ना सारा SD1 में यूज होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट आपको देता हूँ, ताकि आपको वहां जाके ट्रबल ना हो कि ये क्या चीज है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। 192.168 10.0/24। पहला क्वेश्चन मुझे बताओ ये कि नेट हम करते ही क्यों हैं? वाई एक्चुअली नेट इज रिक्वायर्ड? क्या ऐसे, मेरे को वो जानना है कि ऐसे क्या दुनिया में प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए नेट को बनाया गया। टू एक्सेस द इंटरनेट, पब्लिक आईपीस कम थे हमारे पास। पब्लिक आईपी, आप बोल रहे पब्लिक आईपी लेस था इसलिए हमें नेट बनाना पड़ा, राइट? और कॉस्टली भी है, तो परचेज करने पड़ते हैं हमें, फ्री है नहीं पब्लिक आईपीस। So public IP limitation was the problem. Because of that, we create the NAT, right? This is one thing. और और एक्सेस द इंटरनेट, तो अगर मैं एक्सेस इंटरनेट करना चाहूँ अभिनव, तो अगर मैं पब्लिक आईपी डाल दूं तो ये हो जाएगा या नहीं होगा? अगर मेरा पब्लिक आईपी रहे तो, अगर सपोज करें मैं पब्लिक आईपी को दे दिया, तो फिर इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी तो कर ही लेंगे। कर लो, राइट? राइट। ठीक है, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? एनीथिंग एल्स? और इसमें फीचर डिफरेंट भी थे, जस्ट लाइक पैट फूड भी था, तो मतलब ओवर वन पब्लिक आईपी। मेरा सिंपल ये क्वेश्चन है कि ऐसी मजबूरी थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिसको सॉल्व करने के लिए नेट को यूज करते? एक थी आप बोले पब्लिक आईपी लेस थे, Private subnet. सिक्योरिटी और मे बी ये हमारा इंटरनल आईपी को हाइड करता था, ये भी ये चीज कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। कॉस्ट कटिंग हम बोले सर। एक मिनट एंड पोर्ट लेवल, अच्छा पोर्ट ठीक लेवल नेटिंग। पोर्ट लेवल पैट बोल रहे हो, ठीक है, चलो Yeah. और बताओ। सर यस मान लो कि वी आर अ पार्ट ऑफ एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन ने एक XYZ को अगर टेक ओवर किया, तो मान लो कि XYZ में जो प्राइवेट सबनेट जो था वो 172.16 समथिंग था, और हमारे यहाँ पर अगर 192 चल रहा है, so if you want to do a communication between two different subnet,
then netting is something that can help you. ओके, वेरी नाइस। ठीक है गौरव। Yes, sir. बोले और सर, कोई? यस, बताओ प्रवीण। वन टाइप ऑफ आईपी को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम नेटिंग करते हैं, जैसे पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। आईपी ट्रांसलेशन, राइट? यस सर। मीन्स प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, जो भी आप बोल रहे हो, राइट? ये करते हैं। ओनली ठीक है, आईपी ट्रांसलेशन। चलो ठीक है, मैं आप लोग बताता हूँ एक कहानी, ध्यान से सुनो अभी इसको। देखो, पॉइंट आप लोग के रिलेवेंट है, बट मेरी जो समरी है उसको सुनो, इसमें फिर रिसर्च करना जाके कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ये आपका चॉइस है, डिसाइड करना। बट मेरा जो नॉलेज है मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो, नेट की सबसे जब कोई चीज बनती है ना दुनिया में, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है बनाने के पीछे। अब नेट बनाया क्यों गया, इसकी कहानी समझो। हमारे पास दो तरह की आईपी होती हैं। एक हमारे पास पब्लिक आईपी होता है, और एक हमारे पास प्राइवेट आईपी होता है। ठीक है, जो जनरली हम यूज करते हैं। और भी हमारे पास आईपी रेंज होता है, बट जनरली हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट की। पब्लिक आईपी जो होता है, ये ग्लोबली जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, अगर आपको इंटरनेट से इंटरनेट में बात करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आईपी से ही बात हो सकता है। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में जाओ और चेक करो, आप मुझे सब्बीर रहमान, आप लैपटॉप बैठो, कौन लैपटॉप बैठा अभी बताओ मुझे। एनीवन लैपटॉप? कैन यू चेक मी योर सीएमडी? व्हाट इज योर आईपी एड्रेस? कैन यू जस्ट टेल मी योर आईपी एड्रेस? अपनी आईपी एड्रेस बताओ मुझे, क्या है? आप अपने कंप्यूटर में जाओ और मुझे बताओ अपनी आईपी एड्रेस क्या है। यहाँ तो प्राइवेट ही है, बट नेटिंग हो रही है हम लोग। बट ठीक है, अब अपने ब्राउजर पे जाओ, आपके लैपटॉप पे ना, लिखो व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, लिखो। क्या दिखा रहा है अभी? आपके लैपटॉप पे आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि आपके हाँ, वहां पे पब्लिक बता रहा है। पब्लिक दिखाएगा आपका आईपी एड्रेस। राइट। तो आप इसलिए बात कर पा रहे हो इंटरनेट से क्योंकि आपके लैपटॉप में एक्चुअली पब्लिक आईपी एड्रेस है। अभी कैसे हो रहा है पीछे और समझो बात को, लेकिन एक्चुअली आपके लैपटॉप में पब्लिक आईपी एड्रेस है। अगर ये पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होता तो आप कभी भी बात कर ही नहीं पाते। तो सीएमडी जो कमांड मेरा मैकबुक है, तो मैकबुक में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लेट मी शो यू द मैकबुक ऑल्सो। कि अगर मैं जाता हूँ इफ कॉन्फिग में लिखता हूँ यहाँ पे, देयर इज अनदर मेथड, सो सॉरी। देखो, ये मेरे जो कंप्यूटर है, इसको आईपी जो मिला हुआ है, दैट इज माई दिस आईपी एड्रेस। देखो, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168, बट एक्चुअली मेरा कंप्यूटर को जो आईपी है वो पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल आईपी एड्रेस। तो अगर आपको मेरे से बात करना है तो आपको इस आईपी पे आना पड़ेगा, ना कि मेरे प्राइवेट आईपी पे आना पड़ेगा। तो दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, दैट्स ऑल हैपन्स ओवर द पब्लिक आईपी एड्रेस। इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, मीन्स द पब्लिक आईपी एड्रेस पे होता है। प्राइवेट पे आपका कोई भी इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं होता है। क्लियर सबको? तो अब क्या हुआ कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस ना आपको मिलेगा नहीं फ्री का। पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं, अब इसको खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो आप अगर जाते हो, और सबसे बड़ी बात, दुनिया में जो IPv4 है, ये ऑलमोस्ट 4.29 बिलियन आईपी एड्रेस है। सिर्फ इतना ही आईपी एड्रेस, ऐसे 3 पॉइंट या 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस है। गूगल कर लेना आप लोग, एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, आई थिंक इतना ही होगा। तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है और आईपी हमारे पे लिमिटेड है, सो हर किसी को आईपी मिल भी नहीं सकती है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारा जो आईना है, जो आईपी एलोकेशन अथॉरिटी है, उसने दो तरह का आईपी बनाया। एक फ्री वाला, ये वाला हमारा हो गया पेड वाला, इसको खरीदना पड़ेगा, और ये वाला बोला फ्री वाला। तो फ्री वाला से क्या करोगे कि जैसे आपका ऑफिस है, आपका घर है, उसमें ये आईपी यूज कर लो। फ्री का हमारे पास 3 सबनेट है। एक क्लास ए का आपका ये रेंज है 10.0.0.02 10.255.255.255। क्लास बी का आपके पास है 172.16.0.02 लेकर 172.31.255.255। क्लास सी का है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। थोड़ा राइटिंग मेरी खराब है, इग्नोर इट। सो ये टोटल 3 रेंज है।
इनमें से ही आपको फ्री आपको लैन में आईपी डालना है और उससे आपको कम्युनिकेशन कराना है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर मैं आईपी एड्रेस लेता हूं, सो दिस इज नॉट गोइंग टू टॉक टू इंटरनेट, बिकॉज दिस इज प्राइवेट आईपी एड्रेस, और प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी इंटरनेट पे जा ही नहीं सकती है। सो कैसे इसको सॉल्व करें? सो दैट्स वाई द नैट कम इन अ पिक्चर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है उसको इंटरनेट पे भेजने के लिए ये ट्रांसलेट करता है। आपको आईएसपी से आपको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है, सो प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन के लिए हम यहाँ पे नैट यूज करते हैं। सो नैट इज गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक। सो इस तरीके से हमारा पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये नेट सिर्फ प्राइवेट टू पब्लिक ही होता है, नहीं। नेट का अगर मेरे से डेफिनेशन पूछो तो दिस डेफिनेशन इज एनी आईपी टू एनी अदर आईपी ट्रांसलेशन इज नेट। दैट मीन्स कि अगर प्राइवेट है तो पब्लिक भी कर सकता है, पब्लिक है तो प्राइवेट भी कर सकता है, प्राइवेट टू प्राइवेट भी कर सकता है, पब्लिक टू पब्लिक भी कर सकता है। उसके पास सारी कैपेबिलिटी है। लेकिन यहां पे जो हम नेट की बात कर रहे हैं, अगर मुझे इंटरनेट से बात करना है तो मेरी प्राइवेट आईपी इज नॉट राउटेबल ओवर द इंटरनेट, मुझे उसको पब्लिक में ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। मैं पब्लिक में ट्रांसलेट करूंगा तभी पहुंच पाऊंगा। तो अभी मेरा जो राउटर है, आपके घर का जो राउटर है, वो आपके प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट कर रहा है। आपको जाके चेक करना है तो अपने घर के राउटर को लॉगिन करना। आपका जो भी राउटर की आईपी होगी, अगर आप उसको अगर लॉगिन करोगे तो आपको उसमें बेसिकली नेट बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होगा। अभी जाके अपने घर को राउटर को लॉगिन करना, अगर आईपी नहीं पता है तो जाकर अपने आईएसपी से पूछो और वहां पे आपको नेट दिखेगा। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। जैसे इंटरनेट पे जाते हो आप, तो वैन पे जाओगे आप, तो देखो देखो यहाँ पे नेट ऑन है। देखो यहाँ पे, सी दिस इज द नेट इज ऑन हियर। सो आपको यहाँ पे नेट दिख रहा है साफ साफ कि आपको नेट यहाँ मिल रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट इट इज हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। क्लियर हुआ? तो आपके भी राउटर पे नेट होगा और इसलिए आपको आईपी पे ट्रांसलेट कर रहा होगा। सो नेट इज बेसिकली हैविंग द योर एनी आईपी टू एनी अदर आईपी ट्रांसलेशन। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? और पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन नेट यूज करते हैं। नाउ जो क्वेश्चन था अभी अधूरा रह गया मेरा, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। तो R1 है, इंटरनेट है, एंड R2 है, यहाँ पे लैन है 10.10.10.0/24। यहाँ भी अनदर लैन है 192.168.10.0/24। ये हमारा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस पे आईपी से टनल बिल्ड कर दिया, जीआरई और आईपी से बिल्ड कर दिया, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने आईपी से टनल बिल्ड कर, सपोज करो आईपी से कर दिया हमने यहाँ बिल्ड, या जीआरई और आईपी, चलो जीआरई ओवर आईपी से। अब इसमें नेट चाहिए नहीं चाहिए हमें? कौन बताएगा मुझे? डू आई रिक्वायर्ड नेट और नॉट? रिकॉर्ड नेट नहीं सर, नहीं चाहिए। सर नहीं चाहिए। क्यों? हमें इस प्राइवेट से इस प्राइवेट में बात करना है। अब मैं जीआरई ओवर आईपी से टनल यूज कर दिया यहाँ पे, अंडरले की हमने पढ़ाई कर ली, अंडरले में बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस लाइन से इस लाइन बात करना है, तो जीआरई ओवर आईपी से डू रिक्वायर द नेट और नॉट? अभी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप सोच के नेट चाहिए तो अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं नेट चाहिए, कितने नहीं चाहिए? अगर लैन टू लैन कम्युनिकेट करना है देन हमें कोई तब नहीं चाहिए। एक एक करके। अभिनव क्या बोल रहे हो आप? अगर लैन टू लैन ही कम्युनिकेशन करना है, हमें इंटरनेट पे नहीं जाना है, सिर्फ ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेट करना है, देन नहीं चाहिए नेट। नहीं यहाँ पे है ना इंटरनेट, है ना? बस देखो ना, इंटरनेट है ना, इंटरनेट है ना यहाँ पे। नहीं तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लैन टू लैन कम्युनिकेशन करना है। विमलेश बोल रहे हैं नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभिनव बोल रहे हैं नहीं, जो सबीर बोल रहे हैं कॉमेंटली जरूरत पड़ेगी, और किसको लगता है जरूरत पड़ेगी? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड सर। नेट नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, चलो मैं आप विमलेश अगर आप अनम्यूट करके मुझे बताओ कि नेट क्यों नहीं चाहिए। विमलेश कैन यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ? चैट में बोला अगर कर सकते हो बताओ नेट क्यों नहीं चाहिए फिर हमें। चलो मैं मान लिया नेट नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन नेट क्यों नहीं चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन होगा फिर? विमलेश यू वांट टू से समथिंग? यू आर द फर्स्ट वन पिंग इन द ग्रुप कि नेट नहीं चाहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, जब हम आईपी से टनल बिल्ड करते हैं तो उस टाइम पे हम पब्लिक टू पब्लिक से कनेक्शन
करवाते हैं, तो जब हमारा पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी बन जाती है तो उसमें हम ऑटोमेटिक लोकल में मींस लोकल आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारा पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेशन हो जाता है सर। उसमें लोकल से वेरी हाँ क्लोज, लोकल वेरी क्लोज, बट थोड़ा सा मिस कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा मिस कर रहे हो। अगर और थोड़ा इसको प्रिसाइसली बताओगे ना तो मजा आ जाता थोड़ा और। कोई बात नहीं, बहुत बहुत close है। पब्लिक सर मैं बताऊं, पब्लिक आईपी को क्यों क्यों देगा वो नेट क्लाउड क्यों पब्लिक आईपी को असाइन करेगा बताओ? जो आईएसपी है साबिर आईएसपी साबिर क्यों? साबिर एक एक मिनट साबिर, यू विल गेट द आंसर। मैं हूं ना, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट। बिमलेश को बोलने दो, आप ओके क्वेश्चन मेरे से पूछो, ठीक है? वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है ना? बिमलेश को बोलने दो आप। मैं हूं, मेरे से आप पूछना, मैं बताऊंगा आंसर। बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि हम लोकल आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी एड्रेस में तो ऑलरेडी नेटिंग यूज कर चुके हैं, जो कि लोकल से पब्लिक में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो हम जब टनल यूज कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो उसमें चलो मैंने नेटिंग की एक जरूरत नहीं और आप होगी लोगों की सर। जिंदगी थोड़ा आराम कर। देखो ये गेटवे लैन का ये है, यहाँ पे गेटवे हम्म। ये है। देखो मैं और आप लोगों को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वैन आईपी है ना, तो यहाँ पे .1 है, .2 है, लेकिन इसका सबनेट जो है ना 13.10.10.0/24 का है। यहाँ पे .1 है, .2 है, यहाँ पे 12.10.10.0/24 का सबनेट है। तो ये पब्लिक सबनेट रेंज है इनके बीच में, और यहाँ पे प्राइवेट है। मैंने टनल बनाया। मेरा सिंपल से क्वेश्चन ये है कि डू आई रिक्वायर्ड नेट? अगर नेट नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? दिस सिंपल डेफिनेशन आई वांट टू अंडरस्टैंड। जो बिमलेस ने काफी कुछ बताने की कोशिश किया, बट लेट्स अंडरस्टैंड मोर। सर जहाँ तक मुझे पता है कि अगर हम टनल इंटरफेस के एंड पॉइंट इंट्रानेट लेते हैं, लेट्स से प्राइवेट वाली रेंज लेते हैं, तो हमें नेट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इनका जो इंटरफेस है वो अगर हम पब्लिक आईपी एड्रेस लेंगे तो नहीं पड़ेगी। चलो मैंने मान लिया कि पब्लिक लिया अभी, तो अंकित ये बताओ कि क्यों नहीं पड़ेगी, कैसे जाएगा फिर पैकेट हमारा? क्या लॉजिक है? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड लॉजिक, कि भाई आप कितना सोच पाते हो कि इसके पीछे हाँ, रीजन क्या है, क्यों नहीं नेट जरूरत पड़ेगी, कैसे अपने आप पैकेट पहुंच जाएगा? तो उसके सर लिए अपना जो जैसे मेन R1 R2 इंटरफेस है, उस पे हम जो टनल इंटरफेस देते हैं ना, हाँ हाँ, वो टनल पे जो आईपी एड्रेस देते हैं वो तो एक दूसरे को रीचेबल रहते हैं। तो हमने 7 को 7:30 एक मिनट, म्यूट प्लीज, म्यूट। हाँ ठीक है, वेरी क्लोज, यू गाइस आर वेरी क्लोज। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि देखो पहली बात मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, चलो लंबा स्ट्रेस हो जाएगा नहीं तो। ऐसे तो देखो पहली बात कि ये जो सिनारियो है, कौन था? आई थिंक, वेट, साबिर रहमान, सुन रहे हो आप? साबिर यू देयर? यस यस देखो पहली बात है, जो नेट की बात है, मैंने बोला कि भाई आपको पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक जाना तो नेट चाहिए, तो यू ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे कैसे आपका लॉजिक गलत है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि हमने IPsec की बात कर रहा हूँ, ये हमारा ओवरले टनल है, ठीक है? पहली बात। और ये अंडरले है। कभी भी ओवरले बनाने के लिए आपको अंडरले की जरूरत पड़ती है, तो अंडरले से हमने रिचेबिलिटी करा लिया यहाँ से यहाँ तक, ये रिचेबल हो गया। अब हमने एक टनल बना लिया। अब टनल क्या होता है? टनल जो बनी है वो बंदी है आपके पब्लिक आईपी के ही हिसाब से, मतलब पब्लिक आईपी के ही डिटेल टनल बनी हुई है। तो जब भी आपका लैन का ट्रैफिक जाएगा ना, तो इस टनल के अंदर होकर जाएगा, इस टनल के अंदर होकर जाएगा कभी भी। तो इसको ISP को पता ही नहीं चलेगा कि वो प्राइवेट आ रहा है कि पब्लिक आ रहा है, तो क्यों नहीं पैकेट आपको फॉरवर्ड करेगा बताओ आप? अगर आप इसके थ्रू भेजोगे तब तो उसको पता चलेगा ना कि प्राइवेट एड्रेस को ड्रॉप करना है मुझे, समझ रहे हो? आप तो भेज रहे हो इसके अंदर जो इनका इनकैप्सुलेट हो गया, तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा। समझ आ रहा सबको तो मैं क्या कह रहा हूं? कि कभी भी आप किसी भी ट्रैफिक को इनकैप्सुलेट करके GRE ओवर IPsec के GR टनल के भेजते हो, तो ISP को पता ही नहीं चलता है कि उसका हेडर क्या है। वो तो एक अलग हेडर लगाता है, पब्लिक हेडर, जिसके थ्रू पैकेट को ट्रांसपोर्ट करना है। इनर हेडर तो उसको पता ही नहीं होता ना कि भाई किस IP से किस IP डेस्टिनेशन जाना है। तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी टनलिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे, अगर आपका पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी है, तो अंडरले के लिए तो ओवरले बनाओगे उस पब्लिक इंटरफेस के सोर्स और डेस्टिनेशन लेकर, तो आपका टनल के अंदर आप कभी भी राउट डालोगे लैन का ना, उसका नेक्स्ट स्टॉप टनल होता है। कभी नोटिस किया आप लोगों ने? नेक्स्ट स्टॉप हमेशा टनल होता है। या तो IPsec का हो तो टनल होगा, या तो आपको XACL में आपको पास करना पड़ता है सबनेट को, तो उसके टनल के थ्रू अपने आप चला जाता है, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए इसको नहीं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? लेकिन अगर सबको समझ में आया, क्लियर करूं इसको, दूसरा सिनेरियो बताऊं।
हाँ कोई इसमें तो हाँ सर सब इसमें तो समझ में आ गया, बट ये हम यहाँ पे अभी नेटिंग यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ सर इसका। नो नेट रिक्वायर्ड हियर, हाँ रिक्वायर्ड नहीं है ना सर। नो नेट रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि आपका ट्रैफिक तो टनल के थ्रू चला गया ना, हाँ तो लेना वही देना नहीं मैं है। कह रहा था। सो नो नेट रिक्वायर्ड इन ओके। दिस सिनेरियो, क्योंकि आपका डायरेक्ट ट्रैफिक हम्म। अंडर लेके थोड़ी नहीं जा रहा, आपका ओवरले नहीं थ्रू जा जा रहा रहा है। सर। सो यस ओवरले सर। के थ्रू जा रहा, तो आपका लैन का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है इनकैप्सुलेट हो गया, तो आईएसपी को पता ही नहीं चलेगा, तो राइट सर। फॉरवर्ड कर देगा। ओके। साबिर, यू क्लियर? हाँ हाँ, एक्चुअली क्लियर। एक्चुअली आई थॉट नहीं कोई दिक्कत नहीं साबिर, यूजर यूज टू इंटरनेट। यस यस साबिर, यू So, यू आल्सो राइट, नो नेवर सर थिंक लाइक ये गलत हो गया। हाँ जी बताओ। सर सर वो मेरा एक राउटर क्वेश्चन R1 था। पे, एक मिनट, हाँ बताओ बताओ। सर राउटर R1 पे सर राउटिंग टेबल तो सर बनेगा ही बनेगा ना सर, दूसरी तरफ का लैन का सर, हाँ बनेगा ना, तो मतलब उसका हाँ नेक्स्ट होप उसका टनल होगा, हाँ, ओके ओके ओके। नेक्स्ट होप टनल इंटरफेस होगा। अब ये हमारे पास एक दूसरा सिनारियो है, यहाँ पे है इसको एक्सेस करना है google.com या 8.8.8, ये हमारे पास गेटवे है 192.168.10.1/24। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक सबनेट है, लेट्स सपोज 11.10.10.0/24, यहाँ पे .2 है, यहाँ पे .1 है। अब यहाँ बताओ नेट रिक्वायर्ड, इसको यहाँ से गूगल बात करना है, और नो रिक्वायर्ड, नो नेट रिक्वायर्ड यहाँ, हाँ रिक्वायर्ड। यहाँ तो रिकॉर्ड सर। रिक्वायर्ड बिकॉज आपको डायरेक्टली प्राइवेट से पब्लिक पे जाना है। आपका घर का राउटर है, मान के चलो आपका पीसी है, घर का राउटर वाईफाई, सो नेट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, विदाउट नेट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीथिंग, सो दिस इज नेट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। क्लियर? सो देखो मैं आप लोगों के सारे फंडामेंटल को रिकैप करा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से जिसको सीसीएनए भी नहीं आता था या सीसीएनए थोड़ा पढ़ा हुआ था, क्योंकि ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं, ठीक है ना। अभी एसडीवन जब भी स्टार्ट करेंगे अभी, तो ये सारी चीजें हमारी यूज होने वाली है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितनी भी वीडियो है इसको वॉच करो, ठीक है, इसको देखो, इसको समझो। नहीं क्लियर है तो उस टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि देखो अब क्या होगा एसडीवन आर्किटेक्चर में, क्यों नहीं चल रही है, लेट मी सी, नेक्स्ट, लेट मी सी, गिव मी 1 सेकंड गाइड, लेट मी चेक लैब को क्या हो गया, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड टू लैब। Into this lab. think VME hang was में चला गया ये. Let me shut it down. Let me use different track. 8081. It's working. Let me try it. So अभी ये सारी चीजें क्यों आप लोगों की जरूरत थी, लेट मी एक्सप्लेन। कि आप लोग को लग रहा हो कि बहुत इरेलीवेंट है, बट ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। कभी भी आप लोग एसडीवन स्टार्ट करो तो This is you can say cream of the theme. Yes. Cream of the network. Right. Whatever you are discussing right now. Yeah, definitely. This is the Yeah. cream, because you should know everything, because it's going to be everywhere. तो ये बहुत जरूरी है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जब हम लैब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी अंडरले की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडरले कैसे बनता है। तो जैसे अंडरले का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि यू हैव टू बिल्ड रिचेबिलिटी, बेसिक आईपी रिचेबिलिटी आपका, कि आपके एक ब्रांच से आपके कंट्रोलर तक,
एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक, तो अंडरले आपको बनाना ही पड़ेगा। ये अंडरले आपका हो सकता है स्टैटिक राउटिंग से बने, तो इंटरनेट का यूज करेंगे, स्टैटिक राउटिंग यूज करेंगे, और एमपीएलएस के केस में हम लोग बीजीपी यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? इसलिए मैं बताया इसमें आपको इंटरनेट पे जाना है इस लैन से, तो यहाँ पे नैट भी चाहिए। तो नैट इसलिए बताया कि नैट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ नैट भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि डीआईए यहाँ पे है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। सो दिस इज द डीआईए सर्किट इज गोइंग टू बी देयर, इसलिए यहाँ पे नैट की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अभी ब्रांच टू ब्रांच, जैसे यहाँ पे पैकेट यहाँ पे आ गया, इस ब्रांच से इसको कम्युनिकेट करना है, तो इनके बीच में हमारा आईपी से टनल बनेगा। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो हम जीआरई बना सकते हैं या तो हम आईपी सेक बनाएंगे। तो यहाँ पे जीआरई और आईपी सेक नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लेन आईपी सेक या जीआरई चलेगा, तो प्लेन आईपी सेक टनल बनाएंगे। तो आईपी सेक के थ्रू हमारा सिक्योरली कम्युनिकेशन कैसे होगा इस ब्रांच से इस ब्रांच में, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा बीएफडी का, जिसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग। सो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। प्लस ये जितने भी डिवाइस आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो भी राउटर दिख रहे हैं राइट, यहाँ पे दे आर गोइंग टू फॉर्म द कंट्रोल कनेक्शंस। अभी हम बात करें कंट्रोल कनेक्शंस कैसे बनते हैं। तो ये कंट्रोल कनेक्शन, ये आपका डीटीएलएस या टीएलएस कंट्रोल कनेक्शन, वेरी सिक्योर, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इन दोनों के बीच में इनके टनल कम्युनिकेशन होगा एक साइड से दूसरे साइड के बीच में, ताकि सिक्योरली आपके कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बिल्ड हो सके। कंट्रोल कनेक्शन मतलब ये हो गया कि आपके जितनी भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन हैं मीन्स कंट्रोल के अंदर ही जाएंगे, इसलिए मैंने कंट्रोल टनल, डेटा टनल। सो डेटा टनल क्या हो गया, जो आप आईपी से इस ब्रांच से इस ब्रांच बात करना है, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी हम आगे पढ़ेंगे सारा कुछ। इस ब्रांच से कोई एक पैकेट निकला और इस ब्रांच पे इसको पहुंचना है। सो दिस इज गोइंग टू बी डेटा टनल। जो आईपी सेक होगा वो उसको हम बोलेंगे डेटा टनल। दिस इज गोइंग टू कैरी योर डेटा ट्रैफिक। बट इसको पहुंचाने के लिए इसकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, राउटिंग कैसे मिलेगी, तो राउटिंग देने के लिए आपको एक राउटिंग प्रोटोकॉल ओएमपी यूज करना पड़ेगा, अपने आप यूज हो जाएगा, जो आपका टीएलएस या डीटीएलएस के अंदर यूज होता है। तो ये एक आपका सिक्योर टनल बनेगा, उसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल बनेगी, फिर उसके अंदर आपको ये सारी चीजें यूज होंगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी फाइंड द ई बुक, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकूं। लेट मी शो यू। सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब हमने बहुत फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। अब हमें एक्चुअली जो पढ़ाई करनी है वो करनी है हमें एसडी वैन की। अब यहाँ से कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होगी। अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो प्लीज आस्क मी, सो आई विल हेल्प यू, बट विल मोर फोकस ऑन द एसडी वैन नाउ, क्योंकि फाउंडेशन मेरा काम था आप लोगों को एक बिल्ड करना, वो मैंने बना के दे दिया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना, उसको प्रैक्टिस करना और उसके बारे में सोचना, क्योंकि हमें अब बात करनी है कि भाई मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, एसडी वैन के फॉर्मेट में कौन सा डिवाइस यूज होता है, कैसे यूज होता है। फिर हम बात करें कंट्रोल कनेक्शंस कैसे यूज होते हैं, जीरो ट्रस्ट फैब्रिक क्या होता है, टनल्स क्या होती है, ओएमपी क्या होता है, ये सब चीजें बात करनी है। सिस्टम आईपी क्या होता है, कलर क्या होता है, वीएच क्या होता है, वी मैनेज क्या होता है, वी स्मार्ट क्या होता है। तो ये देखो आपका टनल के बारे में बात कर रहा था मैं, यहाँ पे देखो, ये देखो ओएमपी अपडेट्स देख रहे हो। तो ओएमपी राउटिंग प्रोटोकॉल जो चलता है डिवाइस के बीच में, तो हमारे पास टनल्स होती है, डीटीएलएस एंड टीएलएस टनल होती है, उसके अंदर ओएमपी प्रोटोकॉल चलता है, देख रहे हो। आईपी से टनल बताया ना मैंने, आईपी से टनल दो राउटर के बीच में बनता है और उनके बीच में हमारा बीएफडी टनल यूज होती है। सो ये सारी चीजें हमें अभी समझनी है, जो हम डिटेल्ड में पूरा एसडी वैन का फ्रेश माइंड से नेक्स्ट सैटरडे से हम स्टार्ट करेंगे। और इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि फाउंडेशन हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाई बेसिकली दिस कंट्रोल कनेक्शन इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, व्हाट इज माय वीएज, व्हाट इज माय सीएज, व्हाट इज माय डिफरेंट मॉडल्स वी हैव, ये कैसे हम डिप्लॉय करते हैं वी मैनेज को, वी बॉन्ड को, वी स्मार्ट को, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप बताओ कोई क्वेश्चन है तो लेट्स हैव अ फ्यू मिनट क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमने कंप्लीट कर लिया आज के लिए थ्योरी थ्योरी। तो बताओ कोई क्वेश्चन है तो विल टेक द क्वेश्चंस, देन विल मूव द नेक्स्ट स्टेप। यू गाइस हैव एनीथिंग इन योर माइंड जो आप पूछना चाहते हो, जो अभी कोई कंफ्यूजन रह गया होगा दिमाग में? सर मेरे एक क्वेश्चन था सर। बताइए सर एक्चुअली अगर मुझे दो साइट्स को कनेक्ट करना है सर, तो मुझे एक दोनों जगह स्टैटिक आईपी लेने होगा, या यू कैन से कि पब्लिक आईपी लेना होगा दो राउटर को कनेक्ट करने के लिए?
पहले ये बताइए कि एक आपका ब्रांच में कहाँ ले लूँ, दिल्ली में ले लूँ? सर एक दिल्ली एक मुंबई है। अच्छा ठीक है, एक आपका एक ब्रांच हो दिल्ली, एक मुंबई हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो। अब मैं आपसे यस पूछता यस हूँ कि आपके पास दो चॉइस है। आपके पास एक इंटरनेट आईएसपी का चॉइस है और एक एमपीएलएस का है, तो क्या आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से? सर इंटरनेट सेलेक्ट करने का। एमपीएलएस तो बीच में आपको इंटरनेट आईएसपी आपने एयरटेल से यस जी जी। एयरटेल से, ठीक है। एयरटेल का एक राउटर आपका एक कस्टमर राउटर यहाँ लग जाएगा और एयरटेल का एक एक पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक यस लिंक सर। यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से एक एयरटेल का राउटर आपका यहाँ पे लग जाएगा, पी जिसको बोलते हैं, और एक आपका सी यहाँ पे लग जाएगा, राउटर एक यहाँ हो जाएगा। तो आपको इसमें दो आईपी चाहिए, राइट? यस सर। तो कितने का सबनेट लोगे आप? /30 का लोगे ना, तो दो मिलेगा आईपी। यस सर जी जी। यहाँ पे /30 का लोगे तो एक आईपी यहाँ हो जाएगा, एक आईपी यहाँ हो जाएगा। तो आप पहले तो आईपी स्कीम आपको लेना पड़ेगा पब्लिक, फिर ये दोनों में पिंग कर ठीक है। लेंगे, ठीक है ना। जब पिंग कर लेंगे तो इनके बीच में आपके पास दो चॉइस है। यहाँ पे बीजीपी चला लो आप, ई बीजीपी, यहाँ भी ई बीजीपी, और इनके आपस में रिचेबिलिटी करा दो। पब्लिक है तो रिचेबल हो जाएंगे, या फिर स्टैटिक डिफॉल्ट मार दो, यहाँ से एक डिफॉल्ट राउट यहाँ डाल ओके दो। ओके डिफॉल्ट चलाना होगा या तो ईवीजी पे चला सकती है डिफॉल्ट आप ये कुछ भी चला लो, ये आपकी चॉइस है। डिफॉल्ट चला लो, ज्यादा दिमाग, इसका नेक्स्ट स्टॉप यहाँ डाल दो। आईएसपी के अंदर सारा सबनेट रिचेबल, तो एयरटेल क्लाउड है, तो ये आपस में सबनेट रिचेबल हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर लैन जो भी सबनेट है आपके पास दो तरीका है, तो प्योर नैट से कर लो या तो फिर इस पर टनल बना के कर लो, तो रिचेबिलिटी हो जाएगी मोहित जी। ओके 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 सर, थैंक यू सर। कोई भी क्लियर छोटे मोटे क्वेश्चन है गाइस, राउटिंग स्विचिंग का भी पूछ लो मेरे से, क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड प्योर एसडी वैन, मतलब इधर तो कि हम बातें बहुत कम करेंगे, विल फोकस ऑन द एसडी वैन। इसीलिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आई एम जस्ट गिविंग द मोर आइडिया, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन लग रहा है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, तो मुझसे पूछ लो, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्टिल वी हैव टाइम, 30 मिनट में डिस्कस कर सकता हूँ अभी भी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बट आई वॉन्ट कि आप पढ़ाई करके अगले वीक जब आओ तो ये मत बोलना कि सर मुझे आईपी से एक समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सर मुझे ये नेट का कॉन्सेप्ट बोल दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत ब्रशअप कर लेना, अभी 7 दिन है आपके पास, 5 दिन है, ताकि एसडीवीएन में हम बिल्कुल सब कुछ नई दुनिया है, बिल्कुल नई दुनिया है। वहाँ पे टनल्स के बारे में बात होगी, वहाँ पे कंट्रोलर के बारे में बात होगी, वहाँ बीएफडी के बारे में बात होगी, वहाँ पे आईपीसी की बात होगी। मैं कुछ कुछ टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, देखो किसको किसको कभी सुना है तो बताओ मुझे। टनल्स आप सुनोगे, डीटीएलएस, टीएलएस, आईपीसेक, बीएफडी, ओएमपी, ठीक है, ये सारी चीज सुनोगे आप सुनोगे टी लॉक का नाम सुनोगे, ये टी लॉक क्या होता है, आप वहाँ पे सिस्टम आईपी का नाम सुनोगे, साइट आईडी का नाम सुनोगे, राइट। आप वहाँ पे नाम सुनोगे वीएच का, सीएच का, ठीक है, वी मैनेज का, वी बॉन्ड का, राइट, वी स्मार्ट का। फिर आप यहाँ पे नाम सुनेंगे वीपीएन्स का, जैसे वीपीएन 0 हो गया, वीपीएन 512 हो गया। फिर वीपीएन का एक रेंज मिलेगा आपको बहुत बड़ा 12511 का, और दूसरा वीपीएन का रेंज मिलेगा इसी तरीके से 513 to 6535 का एक रेंज ये मिलेगा। तो वीपीएन क्या होते हैं, और इसके साथ साथ आपका फिर यहाँ पे मिलेगा टर्म टेम्पलेट का, जिसके अंदर डिवाइस टेम्पलेट एंड फीचर टेम्पलेट्स होंगे। फिर आपको पॉलिसी का मिलेगा कॉन्सेप्ट, सेंट्रलाइज पॉलिसी, लोकलाइज पॉलिसी, रेस्ट एपीआई, आपका ये सब चीजें मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होंगी, राइट। सो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई कैसे हो रहा है। वीआरआरपी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, वीआरआरपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है। सर्विस इंसर्शन सीखने को मिलेगा, कैसे सर्विस इंसर्शन का मतलब क्या होता है, वी राउट्स क्या होते हैं, ओएमपी राउट्स क्या होते हैं, सर्विस राउट्स क्या होते हैं। ये सब बेसिक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल नया है, जो कभी आपने कभी राउटिंग स्विचिंग में पढ़ा नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज न्यू, बट पुराना क्या रहेगा जो अभी तक मैंने आपको रिकैप कराया है। बेसिकली बेसिक फंडामेंटल अंडरले चाहिए ही चाहिए, बिना अंडरले का आपको ओवरले बिल्ड हो ही नहीं सकता है। सो यू मस्ट हैव टू बिल्ड अंडरले। आपको आईपीसेक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप सिक्योर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। नेट चाहिए ही चाहिए, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। सो आर वी गुड फॉर टुडे गाइज? और किसी का कोई क्वेश्चन तो बताओ मुझे। ये क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स। यस बताइए प्रीतम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है सर आपका। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताइए। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर मुझे अपने
ऑर्गेनाइजेशन में एसडीएन इम्प्लीमेंट करना, तो मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम कितनी साइट होनी चाहिए? क्या मैं 2 या 3 साइट है मेरी, तो क्या उस पर मैं एसडीएन इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन होगा? और देखो साइट से ना प्रीतम जी ना, साइट से तो चलो ठीक है। एक्चुअली अगर आपका एक दो ब्रांच है तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप जाके एसडीएन सोल्यूशन इंप्लीमेंट करो, ठीक है। मैं पर्सनली मैंने देखा हूँ कि जिन कस्टमर के साथ मैंने काम किया, लार्ज कस्टमर, मतलब उनके पास कम से कम 100 ब्रांच हैं या 50 ब्रांच है या 500 ब्रांच है या 1000 ब्रांच है, ऐसे कस्टमर एसडीएन यूज करते हैं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक और इसमें एंगल है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कितनी हैं और कहाँ कहाँ होस्टेड हैं। अगर आप बहुत सोच सकते हैं कि आपका 3 ब्रांच हैं बस ऑल ओवर इंडिया, बट दे आर यूजिंग थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन जो मिक्स है, कोई हाइब्रिड क्लाउड है, कोई मतलब कोई आपका प्राइवेट क्लाउड में है, कोई आपका पब्लिक क्लाउड में है, कोई SaaS एप्लीकेशन है, कोई कुछ और एप्लीकेशन है, तो उनकी रिचेबिलिटी के लिए आपका जो कनेक्टिविटी होगा ना वो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा फिर। तो उस केस में अगर एसडीएन यूज करोगे तो फिर डीआईए के थ्रू आप इन सबकी रिचेबिलिटी बना दोगे, बहुत पैसे सेव कर सकते हो। हाँ, बस यही और क्वेश्चन आ रहा था कि अभी क्या हमारा डीआर भी है और हमारे स्टोरेज भी हैं इंडिया में मल्टीपल जगह पे, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एमपीएलएस कनेक्शन दे रखा है, तो जिसकी कॉस्टिंग में अच्छी खासी आती है, लाखों में। तो क्या मैं यहाँ पर एडवाइस कर सकता हूँ कि जी आप ये हटा दो और ये लगा लो एसडीएन? और कितने ब्रांच हैं आपके, 3 है या 4 हैं जो आपकी? सर ब्रांचेस तो हमारी वैसे 3 है, उसके अलावा फिर हमारे डीआर सॉल्यूशन है और उसके अलावा स्टोरेज है, तो 5-6 हो गए कुल मिला के। कितनी एप्लीकेशन पर तुमको आइडिया है? 5-6 तो ब्रांच एप्लीकेशन कितनी है नहीं सर, मतलब? एप्लीकेशन आइडिया नहीं है, वो मैं पता करके बता दूंगा। मतलब कि मैं जैसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप यूज करते होगे तो डेटा सेंटर में मैक्सिमम एप्लीकेशन होस्टेड है या फिर क्लाउड में भी है एप्लीकेशन? कुछ क्लाउड भी है, SaaS फिर एप्लीकेशन? हमारी इन हाउस डेटा सेंटर में उसका सारा बैकअप हमारा डीआर में जाता है, ऑल एप्लीकेशन क्लाउड हमारी। बेस नहीं है? हाँ, क्लाउड बेस कुछ भी नहीं है, राइट? क्लाउड बेस कुछ नहीं है सर, हमारा सब कुछ हमारा इन हाउस है। अच्छा, देखो एक फायदा तो होगा एसडीएन जैसे इंप्लीमेंट करोगे ना, तो एक तो आपकी जो एनालिटिक्स होती है ना, स्टैटिस्टिक्स जो होती है, जो ट्रैफिक का फ्लो होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है, उसका बड़ा ही मतलब विजिबिलिटी मिल जाएगा आपको डैशबोर्ड पे, जो अभी मिलना बड़ा मुश्किल है। सही समझ, कह रहे रिपोर्टिंग, उसकी लॉग, हो। कैसा एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा है, क्यों लेटेंसी आ रही है, क्यों ऐसा है, तो ट्रबल शूटिंग बहुत आसान हो जाएगी एसडीएन यूज करोगे जब। तो एक तो ये हो गया। अब प्लस इन फ्यूचर आपको यूज ही करना है, राइट? ऐसा तो है नहीं ग्रो कंपनी नहीं होगी। तो अगर डे वन से हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, टेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप आई थिंक यो कंपनी इज यूजिंग द 40 गेट राइट ऑलरेडी, तो आप Yep. उसी में फीचर है ही, इनेबल कर लो ना, क्या दिक्कत है? पैसा नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लाइसेंस ऑलरेडी होगा ही होगा, या नहीं होगा तो उसको रेजिडेंट का लाइसेंस ले लेना और जस्ट गो विद दैट, तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बस मेरे एक अजीब एक और क्वेश्चन है हम्म कि अगर मैं एसडीएन इम्प्लीमेंट करता हूँ हमारी 500 साइट पे, हम्म क्या एक कॉस्ट आ जाएगी ताकि मैं बोल सकूं भी इतने कॉस्ट आ गए और हम इतना तो भी खर्चा कर ही रहे हैं? क्योंकि अगर जब मैनेजमेंट को पैसा बचता दिखता है ना, तो वो चले जाते हैं। अब मैं समझ गया। तो देखो कॉस्ट तो मैं ये बोलूंगा कि कॉस्ट तो हार्डवेयर कॉस्ट तो आएगा नहीं कुछ भी आपका। जी बिल्कुल। आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो विद सिस्को, आपका 40 गेट ऑलरेडी चल रहा है ना, जी तो इसी पे इनेबल कर लो, 40 गेट पे ही 40 गेट का एसडीएन इनेबल कर लो। ठीक है। सस्ता तो कुछ है ही नहीं। तो आप बस लाइसेंस का कॉस्ट देख लो, मैनेजमेंट को ये बताना है कि देखो बॉस, अभी आपका ये लेगेसी राउटिंग्स है और इसके ये प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। जो प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे क्या प्रॉब्लम्स है डिटेल में, ठीक है ना। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्यूशन चाहते हो तो ये एसडीएन करो, और इसमें ये टोटल कॉस्ट आ रहा है लाइसेंस का, जैसे सपोज करो 100 USD आ रहा है, 1000 USD आ रहा है, जैसे एन एग्जाम्पल, कम भी हो ओके। सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतने यूएसडी में मेरे 6 ब्रांच में एसडीएन के फीचर हो जा रहे हैं, और इसमें मुझे ये फीचर आ रहे हैं और ये फायदा होंगे, लॉन्ग रन में भी हमारे फायदा हो जाएंगे। कल के टाइम हम्म। में तुम क्लाउड इंटीग्रेशन करते हो डीसी से हटा कर, सपोज करो कि मैं डीसी में एक मेरा एडी सर्वर रखा हुआ, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम्म। का मंथली का कॉस्ट कुछ भी आ रहा होगा, राइट, एसी का, हम्म। पावर का। वैसे ही सर्वर उनको सबको उठा के मैं डाल दिया एजर में, या फिर मैं एडब्ल्यूएस में डाल दिया, हम्म। और उनको सीधे मैं एसडीएन से कनेक्ट कर दिया, तो पैसे तो बचेंगे ही ना। तो जगह भी। बताना पड़ेगा हमें कि भाई कहाँ से पैसे हटाने हैं, कहाँ देखा। मैनेजमेंट को तो नंबर से मतलब है सिर्फ, ठीक। नंबर हमें बताना पड़ेगा कि भाई इसको यहाँ से करो, बीइंग अ डिजाइनर प्लानर आर्किटेक्ट, कि भाई यहाँ से हटाओ यहाँ लगाओ, तब यू आर गोइंग टू बी गेट मोर बेनिफिट्स। इस ओके। तरीके से हम कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा आपको नेटवर्क के रिगार्डिंग एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन है, फिर उस ठीक है। एप्लीकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि इनको हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या सब्सक्रिप्शन प्राइस है और यहाँ पे क्या कॉस्ट आ रहा है अभी। ठीक है। जैसे एडी सर्वर है, आप एक बंदा आप उसको रखोगे, तो हम्म। उस बंदे का भी तो आपको सैलरी देना पड़ेगा ना, बट वो चला जाएगा वहां पे, तो बंदे की जरूरत ही नहीं है फिर, तो भी पैसा बिल्कुल सेव सही। हो जाएगा हमारा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है प्रीतम जी। समझ। व्हाट व्हाट योर पॉइंट?
हाँ जी बसंत पांडे जी बताइए। विशाल जी, इंडिया की तरह सब जगह बैंडविड्थ इतना सस्ता नहीं होता है। मतलब जो कनेक्शन होता है, हमारी बहुत सारी साइट्स पे 26 साइट्स है, वहाँ पे कहीं पे 400, सबसे जो मैक्सिमम बैंडविड्थ हमें हमारे पास है वो 400 MB है, बाकी 50 MB, और कहीं पे ऐसे 100 200। तो क्या SD WAN इम्प्लीमेंट होने के बाद इससे भी कुछ बेनिफिट हो सकता है हमें? कोई हाँ बिल्कुल, जैसे बैंडविड्थ पे तो बेनिफिट नहीं होगा, बैंडविड्थ जितना लोग उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत अच्छा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो क्या बेनिफिट होता है मैं बताता हूँ एसडी लेने से। जिस सिस्को की बात कर रहे हैं तो कि टेक एन कंप्लीट एग्जांपल, सिस्को है, कंप्लीट सिस्को। मतलब मैं बता रहा हूँ टेक एन एग्जांपल कि ये दो राउटर हैं, ठीक है। एक राउटर है, एक राउटर ये है, टू है। इस पे क्या है कि आपका लैन कनेक्टेड है यहाँ पे। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप समझो कैसे पैसे बचते हैं एसडी लेने से। तो बहुत सारे यूज केस हैं, वो समझना पड़ेगा। एक मैंने एमपीएलएस लिया यहाँ पे सर्किट, एक मैंने यहाँ पे इंटरनेट लिया। ये मैंने इस पे टर्मिनेट कर दिया, यही सर्किट यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। फिर मैंने इसको यहाँ टर्मिनेट कर दिया, इसको यहाँ टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या हुआ, इस राउटर पे डुअल आईएसपी हो गया, ठीक है। और यहाँ भी डुअल आईएसपी हो गया, दोनों सर्किट में डुअल आईएसपी हो गए। बट इसका भी कॉस्ट है, इसका भी कॉस्ट है। तो क्या हम, ये तो लेगेसी वैन हो गया, क्या इन दोनों लिंक को हम हटा सकते हैं जिससे मेरा कॉस्ट बच जाए? ये नहीं आओ, ये आपका 100 MBPS का लिंक हो सकता है, ये भी 100 का हो सकता है, ये भी 100 का हो सकता है, ये भी 100। स्पीड तो सेम ही रहेगी, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों लिंक मेरी हट जाए ताकि मेरी दो कॉस्ट बच जाए? ये आपके लेगेसी वैन है तो कभी हट ही नहीं सकता है। लेकिन अगर एसडी वैन होगा तो इसको हटा सकते हो। आपके पास एक कॉन्सेप्ट है टी-लॉक एक्सटेंशन। तो हमारे मतलब दोनों इस राउटर राउटर के पे, बीच में लॉक बना हुआ है। इस राउटर पे आपका ये पब्लिक इंटरनेट के सर्किट को थ्रू लैन खींच के लगा दो यहाँ पे, तो आपका पब्लिक इंटरनेट पे पहुंच गया। और इसका उठाकर वैन खींच कर यहाँ से ये वाला यहाँ जोड़ दो, तो इस पे भी दो सर्किट हो गया। तो इस दो पे लॉक आपका, सर्किट है, करेक्ट। हाँ टी लॉक सर्किट्स हो गए, तो आपने पैसा सेव कर लिया ना। तो देयर इज अ फीचर्स वी हैव टू एक्सप्लोर टुगेदर। तो बहुत सारी चीजें, बैंडविड्थ तो ही रहा आपका, लेकिन यू सेव द कॉस्ट। तो बैंडविड्थ तो जो रहता है 40 का, 50 का, 100 का, 200, वो तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। बट स्टिल यू आर गोइंग टू सेव द कॉस्ट। अंडरस्टूड, ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बताए किसी के पास कोई है तो? हाँ सर, एक डाउट है। हाँ भाई। सर मुझे अच्छा। क्वेश्चन ये पूछना था। हाँ बताइए। सर ये जैसे कि हम जो भी ISR सीरीज है, ASR सीरीज है सिस्को का, ठीक है सर, उसको हम SD WAN में यूज करना चाहते हैं, तो सर उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट सर? और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक iOS है, तो ये, हाँ, और ये सर सर्टिफिकेट का जब लाइसेंस या सर्टिफिकेट का क्या मतलब हो रहा है, इसका मुझे समझ में नहीं आया। देखो, कोई भी आप SD-WAN पे डिवाइस करते हो, राइट? क्या नाम है आपका? अनिल पाल सर। अनिल, अनिल ना, अनिल जी। हाँ। तो कोई भी आप SD-WAN का सोल्यूशन लेते हो तो बिना सर्टिफिकेट का वो सोल्यूशन आपका, मतलब स्पेशली मैं SD-WAN की बात करता हूँ, तो उसमें ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब वाइट लिस्टिंग होती है कि आपको वैलिडेट किया जाता है कि यू आर द राइट यूजर, रॉन्ग यूजर, या मतलब कि जीरो ट्रस्ट फैब्रिक एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा आगे क्लास में पूरा डिटेल में कैसे। देखिए आप अगर सिलेबस देखेंगे ना यहाँ पे, तो हम हाँ, करते हैं कंट्रोलर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, तो उसमें सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। सो राइट दिस सर्टिफिकेशन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई सर्टिफिकेशन कैसे होता है। मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुको अभी आपको। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सर्टिफिकेशन, ये आपको सीखना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन हो गया ना, और यहाँ पे जैसे कंट्रोल प्लेन जाते हैं, देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्टिफिकेट एंड डिवाइसेस, देख रहे हो, यही पूछ रहे हो ना आप यहाँ पे। राइट 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 पूरा ये कोर्स का कंटेंट है, तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना और आपको पूरा बताया जाएगा कैसे होता है, मैं करके दिखाऊंगा पूरी लैब में। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है ना, पूरा नहीं, ओके सर, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कि लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और सर्टिफिकेट भी, दोनों करना पड़ता है, राइट सर? मैं बताऊंगा। लाइसेंस तो आपको बाय डिफॉल्ट सिस्को SD-WAN लोगे तो लोगे ही ना। सर्टिफिकेशन का दो तरह का प्रोसेस होता है, एक ऑटोमेटेड होता है जो आप सिस्को से ले सकते हो, या इंटरप्राइज रूट से होता है। दोनों तरीके में बता दूंगा कैसे होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें तो करना ही है ना लैब के अंदर, अनिल। ठीक है तो हम लैब में जब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे, तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है अनिल? ओके 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 सर। ठीक है। हेलो सर। यस स्वप्निल बताइए।
सर जब एच डी बैंक का ये कोर्स किया तब बाद में कितना सैलरी मिलेगा, जैसे कि एसडी वैन का देखो, इट्स टोटली डिपेंड व्हाट इज योर करंट सीटीसी, लेकिन जो मार्केट का ट्रेंड है अभी आपका करंट स्किल सेट क्या है अनिल? सर सॉरी मेरा सर स्वप्निल, स्वप्निल, सॉरी सॉरी फॉर दैट। 2.14 लाख। नहीं, स्किल सेट क्या है स्किल सेट आपका? CCNA किया कंप्लीट। सीसीएनए किया ना, तो देखो सीसीएनए आपने किया है तो सीसीएनए के साथ अगर आप थोड़ा सा राउटिंग कर लेते हो ओएसपी पर अच्छे से, और बीजीपी का थोड़ा नॉलेज सीख लेते हो, प्लस आपने साथ में एसडीवन कर लिया, मैं सर्टिफिकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ नॉलेज की, तो आपका जो करंट सिटी से जो भी है ना 3 का जो भी है, ये आपका 3x भी हो सकता है, ये आपका 4x भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा, आपको 2-3 जॉब चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा चीजें। तो इसका जो रेंज है एसडी, अगर कोई बंदा सीसीएनए कर रखा है प्लस सीसीएनपी कर रखा है प्लस एसडी बैन, अच्छा एक चीज और आप लोग के पास है, मेरे पास एक इमीडिएट वो है, हायरिंग की डिटेल है, मैं बताना भूल गया, मैं बताता हूँ अभी। तो अगर कोई बंदा इतना अगर नॉलेज है तो ही कैन गेट अप टू 10 to 20 लाख पैकेज आराम से मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, तो आपको आराम से सिटी से मिल जाएगा। बट विशाल टेक्निकली इंटरव्यू पे भी डिपेंड करेगा, हाउ पर्सन कैसे क्रैक करेगा इंटरव्यू। हाँ वो तो है ही है ना, वो तो चाहिए, आपको इंटरव्यू तो क्रैक करना ही पड़ेगा ना, तो मैं ये अगर नॉलेज है और एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैंने बहुत देखे अपने फ्रेंड ऐसे, वो वैसे डिस्कशन करते हैं, वो बहुत अच्छे बात करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। हाँ वही दिक्कत है ना, दिक्कत यही है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है नेटवर्क इंजीनियर के लिए, और इसके साथ कोई फार्वल ऐड कर लिया ना तो फिर तो 4 चांद लगा दिया फिर आपने। तो सर एक एक चीज बता रहा हूँ मैं, सुनो एक चीज सुनो आप लोग, देखो एक मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है टेक महिंद्रा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसके पास अभी 80 L1 L2 L3 की रिक्वायरमेंट है इन नोएडा प्लस पुणे, ठीक है, ओनली फॉर एसडीएन इंजीनियर। अगर किसी को भी पहली रिक्वायरमेंट है कॉम स्किल्स शुड बी वेरी गुड, मैं इसीलिए हिंदी में नहीं पढ़ाता हूँ ताकि कम्युनिकेशन भी काम हो, कॉम स्किल्स शुड बी वेरी गुड, तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश बोलना समझना लिखना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट है, इंडियन क्लाइंट नहीं है, ये दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। प्लस आपको अगर सीसीएनए या सीसीएनपी एसडीएन के साथ आता है, मतलब बेसिक राउटिंग स्विचिंग प्लस एसडीएन आता है, तो आप इन तीनों रोल के लिए एलिजिबल हो, आपको देखना है कि आप कहाँ पे हो, क्या पैकेज है, पैकेज में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 20 LPA, ठीक है, तो आप 4 से मतलब 4 लाख का आप समझ L1 पे जा सकते हो अगर बेसिक आपका नॉलेज है तो। अगर किसी को भी लगता है कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, अभिषेक सर हैं 9, मैं यहाँ पे 1 मिनट, अगर लगता है तो यू जस्ट, या 270, ये सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप लोग सीवी भेज देना एंड यू जस्ट रिक्वेस्ट आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस एसडीएन जॉब रोल, हम आपको अपने आप इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे यहाँ से, ठीक है, दिस इज नंबर, या फिर आप लोग info@guinet.com इस पे या वेबसाइट पे चले जाना, यहाँ पे ईमेल मिल जाएगा आप लोग को, आप ईमेल कर देना एंड जस्ट राइट कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर द एसडीएन रोल, मैं बताना भूल गया, मेरी टीम ने बताई थी मुझे, सो 80 ओपनिंग्स है, तो इस नंबर पे आप यहाँ पे जाके ईमेल कर देना, या इस नंबर पे जाके आप व्हाट्सअप कर देना, यहाँ सीधे व्हाट्सअप कर देना, जाकर यहाँ से पहुंच जाएगा, जस्ट डू इट। अगर आप लोग को जॉब चाहिए तो 80 पोजीशंस ओपन है नोएडा एंड पुणे के लिए, ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, अभी हाइब्रिड है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे क्लैरिटी इस पे नहीं है, बट ओपनिंग्स बहुत हैं, ठीक है, और कुछ बताओ, किसी का कुछ रह गया तो। सर हाँ सर मुझे एक जो छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर मैंने अनिल, पहले आप बोलो, बताओ। हाँ बताओ। सर मैं अभी सर 2 महीने पहले जॉब स्विच किया हुआ है, ठीक है सर, मैं हाँ एसडी वैन पे ही देख रहा था जॉब, बट मुझे क्या हुआ सर, एसडी वैन पे वाइलक नहीं मिल पाया, ठीक है सर, तो अभी मैं स्विच करना चाहता हूँ एसडी वैन पे, तो मतलब 2-3 मंथ में अगर जैसे 2-3-4 अभी तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अलग से भी स्टडी कर रहा था, ठीक है, 2-3 मंथ में अगर चेंज करना चाहता हूँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? नहीं प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि होगा, मैं लाइक दैट आपको ना आपको एचआर। नॉलेज होना चाहिए, जॉब ओके ओके। इनिशियली जो ये एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ 2 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस होता है ना, कोई नहीं पूछता है, स्पेशली 2 to 8 ईयर तक का एक्सपीरियंस, तो आप कितना भी जॉब स्विच कर लो, साल में 2 साल में
6 महीने में इनिशियल, लेकिन एक समय के बाद जैसे आप L2 L3 बन जाते हो ना, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मैटर करता है, बट इनिशियल नहीं सर, अभी दिस कंपनी में सर एज L2 है सर अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, और आराम से। 5 ईयर का सर अगर आपको एक्सपीरियंस ऑफर हो मिल रहा चुका है, है सर। कंपनी की जरूरत है, तो यू कैन स्विच इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन सर, गाइस? यस गौरव, बताइए। जो एसडीएन में जो आप टी-लॉग जो बता रहे थे, जिसमें हम दो सर्किट को मतलब एक ही राउटर पे वाया लैन जो एक्सटेंड करते हैं, उसमें जो पब्लिक इंटरनेट जो बोलते हैं और जो बेस इंटरनेट बोलते हैं, तो ये बेस और पब्लिक मतलब इसका कुछ जो आईएसपी जो रहता है, जो ये जो सर्किट का कुछ क्वालिटी का डिफरेंस रहता है, या नहीं क्यों नहीं नहीं उसको बेस नहीं इंटरनेट बोलते हैं और क्यों उसको नहीं पब्लिक नहीं 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 इंटरनेट नहीं बोलते नहीं, हैं? बेस इंटरनेट एंड पब्लिक इंटरनेट, ये कलर का डिफरेंस होता है, आपको इसके लिए कलर सीखना पड़ेगा। व्हाट इज द एसडी वैन कलर, मैंने बताना भूल गया, मतलब लिखना भूल गया था अपने चार्ट में, तो आगे सीखेंगे ना एसडी वैन कलर क्या होता है। एसडी वैन कलर में आपको एमपीएलएस होता है, प्राइवेट होता है, बीच इंटरनेट होता है, 4G, सिर्फ ट्रांसपोर्ट बताया मैंने, कई सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। सब कुछ मैंने जो बताया सब कुछ रिलेवेंट है, ताकि आपको उस समय जब मैं बताना ही स्टार्ट करूं तो आपको ये नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट वर्ड क्या है, सब यूज कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, पब्लिक इंटरनेट क्या आ गया, बीच इंटरनेट क्या आ गया, ये कैसे ट्रांसपोर्ट आ गया, तो होती ही नहीं है। मैं सब सिखाऊंगा अभी, ठीक है। ठीक है, ओके सर, चलो, थैंक यू। चलो गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। और बिल्कुल तैयार रहना, बिल्कुल प्रिपरेशन करके आना, और जितना मैंने बताया रिकैप कर लो। किसी ने अगर इनरोलमेंट पेंडिंग है तो प्लीज करा लो मेरे दोस्त, वरना नेक्स्ट वीक से जूम नहीं मिलेगा। जितने अनरोल्ड अभी भी है क्लास में, देख रहा हूँ कई लोग हैं, सो मुझे बताया गया है टीम से, तो उन्होंने बोला है कि दिस इज लास्ट। तो आपने अगर इनरोलमेंट नहीं कराया तो प्लीज करा लेना आज अपने काउंसलर से बात करके, और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड प्रॉपर लैब सबकी सेटअप हो जाएगी, और प्रॉपर एसडी वैन की जो हमारी जो चीजें हैं जो मैंने बताया है वो सारी चीज स्टार्ट हो जाएंगे। तो डोंट मिस एनी क्लास, क्योंकि ये हिंदी का बैच जो है ये 1.5 साल बाद पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो बहुत दिन वेट करना पड़ेगा मेरा फिर, क्योंकि इंग्लिश के बैच मेरे बैक टू बैक हैं। तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना, वरना फिर इंग्लिश के बैच में तो फिर पढ़ाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट यस वीक, सर, बाय थैंक यू, बाय, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विशाल। थैंक यू, बाय बाय।